CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन एकदम सही है, गलत नहीं है। मार्केट आज इसी तरीके से रैली कर रहा है। जी हाँ, एक और ट्रिपल सेंचुरी का दिन निफ्टी में। आई थिंक हमने कल या परसों भी ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी और आज फिर ट्रिपल सेंचुरी। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप 350 पॉइंट ऊपर है। ये सब एकदम सही है और सबसे कमाल की बात यह कि आज मार्केट ने आपको पहले घंटे में एक डिप दी और उसके बाद नो लुकिंग बैक। एक्सपायरी डे और अभी भी आखिरी का 1.5 घंटा बाकी, हु नोज़ वो 23,250 23,300 शायद मार्केट आज ही हिट करने के मूड में हो। चलिए शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में बुल्स की रफ्तार हुई तेज। निफ्टी 250 पॉइंट से ज़्यादा उछलकर 23,200 के करीब आज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने में कामयाब। बैंक निफ्टी भी 10 फरवरी के बाद 50,000 के ऊपर निकला। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार चौथे दिन खरीदारी। फेड के इस साल 2 रेट कट की कमेंट्री से आईटी शोरूम में शॉर्ट कवरिंग। आईटी इंडेक्स निफ्टी का बना टॉप गेनर। ऑटो में भी जोरदार रफ्तार। निफ्टी के टॉप 5 शेयरों में बजाज ऑटो और आयशर मोटर्स शामिल। डॉलर इंडेक्स में नरमी और चीन के राहत पैकेज से मेटल शेयर लगातार चौथे दिन चमके। 1% से ज़्यादा चढ़कर 200 डे मूविंग एवरेज के पार निकला इंडेक्स। हिंदुस्तान कॉपर में करीब 5% का उछाल। साथ ही वेदांता, नैल्को और हिंडाल्को भी 2 से 3% चले। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शेयरों में आज अच्छे रौनक कायम। एक्सिस कैपिटल ने आईजीएल और महानगर गैस पर दी खरीदारी की सलाह। दोनों शेयरों में 3% की तेजी। ओएनजीसी गेल में भी आज मजबूती कायम। शिपिंग और डिफेंस शेयरों में रफ्तार। आर्टिलरी गन का ऑर्डर मिलने से भारत फौज 5% चलकर वायदा का बना टॉप गेनर। साथ ही 5% के उछाल के साथ गार्डन रीच तो दिन में 25% दौड़ा। बीडीएल, बीईएल और एचएएल में भी बहार। शिपिंग शेयरों में एससीआई 16% दौड़ा। और अदानी ग्रुप की एंट्री से केबल और वायर शेयरों में घबराहट। के इंडस्ट्रीज 13% गिरकर वायदा का टॉप लूजर बना। हेवल्स और पॉलीकैब में भी करीब 4 से 9% तक की कमजोरी। आज के बिग स्टॉक सेगमेंट में हुआ था पूरा एनालिसिस। कल एफआई की सेलिंग इंटेंसिटी भी थोड़ी कम हुई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कैश में कम बेचा, फ्यूचर्स में खरीदा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये रिलीफ रैली कल की अब ये रिलीफ रैली चल सकती है। कल हमने लॉन्ग कैरी कराए थे, परसों भी लॉन्ग कैरी कराए थे। मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से टाइम आ गया है कि यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट की एक बड़ी थीम होगी। 2025 की शायद सबसे बड़ी थीम हो यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट। ये शायद यूएस में एक टॉप बना हो आशीष और बाकी देशों में एक बॉटम बना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। क्या जबरदस्त गिरा है ये। 110 वाला डॉलर इंडेक्स अब आ गया है 104 पर। फीलिंग आ रही है कि शायद अब यहाँ से मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाएगा, लेकिन यहाँ से 2025 अगर आप पूरे साल का व्यू लेके चल रहे हैं ना, मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा। ये मेरा व्यू रहेगा। यहाँ से ना देखिए निफ्टी गिर कितना सकता है। मेरा ये माना कि यहाँ से 1000 पॉइंट गिर सकता है। चलिए आप 1500 गिर सकता है, 21,000 तक जा सकते हैं। लेकिन चलने की जगह कितनी है? मेरे ख्याल से चलने की जगह यहाँ से 5,000 पॉइंट की। इस समय मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस मार्केट के ठीक ठाक हैं। लार्ज कैप के निफ्टी निवेशकों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवर में है। ये मेरा एक व्यू होगा यहाँ पर। कि मार्च का वो जो महीना है वो एक शिफ्ट की तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि अगर एफआईएस की बाइंग शुरू हुई तो एक बड़ी रैली की शुरुआत होगी। 22,800 के ऊपर 3-4 अगर क्लोज मिल जाए तब 23,500 से 24,000 तक का रास्ता खुल जाएगा। एक बात साफ है, वो जो 6 महीने का हमने रिकॉर्ड बनाया था ना कि 6 महीने लगातार मार्केट रेड में बंद हुआ था, उसको हम खत्म करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत आज मुझे इस चीज़ की खुशी है वीरू, शायद गुड आफ्टरनून, क्योंकि बहुत समय के बाद मार्केट में तेज़ी लौटी है। एंड आई थिंक एक जो पिछले महीने जो नए एसआईपीज़ जुड़े थे और जो पुराने एसआईपीज़ टूटे थे, उसमें मुझे उन लोगों के लिए थोड़ी सी अब सिंपैथी है जिन्होंने अपनी एसआईपीज़ बंद की थी। लेकिन जिन लोगों ने नई शुरू की थी उनके लिए तो खैर बहुत ही शानदार ये महीना रहा है। देखिए, हमने एक व्यू लिया था यहाँ पर पिछले हफ्ते से और उससे थोड़ा सा पहले से कि यहाँ पर अभी मार्केट में अब
मंदी भूल जाइए और अब तेज़ी में आ जाइए। मंदी का टाइम बीत चुका है। और सुबह भी हमने एक बात कही थी कि 23,200 से 23,250 ये भी संभव है, और 23,196 आज का हाई। मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर आप 23,250 आज ही हिट कर लें तो। और बाज़ार में एक बार अगर आपको ट्रेंड पकड़ में आ जाए तो उसके बाद उसको छोड़िए मत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्यों हमने एक व्यू ये लिया था कि घबराइए मत, ये मत सोचिए कि रैली 21,800 से शुरू हुई है अब तो मैंने मिस कर दी। कुछ मिस नहीं की। आज भी इनफैक्ट अगर आपने इंट्राडे में डिप को बाय किया तो आज सबसे ज़्यादा पैसा बना है। ऑप्शंस के प्राइसेस देखिए आप, 5-5 रुपये के ऑप्शंस इंट्राडे में 40-40 रुपये उससे ज़्यादा गए हैं। और अब इस बाज़ार से आपको स्टॉप लॉस ही बाहर निकालेगा, ये एक व्यू है हमारा। जहाँ भी इंट्राडे गिरावट खत्म हो, और हो सकता है एक आखिरी इंट्राडे गिरावट आपको दिख जाए आज, वहाँ पर ख़रीदने का मौका। और बैंक निफ्टी 50,000 आज फाइनली वो टारगेट हिट हो गया। 3 दिन पहले टारगेट लिया था हमने बैंक निफ्टी पर 50,000 का, अब 50,107 पर बैंक निफ्टी। और इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है, अभी भी हर कोई ना इसको सस्पिशियस से देख रहा है। इस रैली को किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। इस रैली में सबको लग रहा है कि नहीं ये फिर फंसाने वाली रैली है। और ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। बहुत कोई पकड़ ही नहीं पाया इस रैली को, बहुत कम लोग पकड़ पाए, बहुत कम लोग पकड़ पाए। जिन्होंने हिम्मत की उन्होंने बड़ा पैसा बनाया, जिन्होंने हिम्मत की और उसके बाद एक अपना स्टॉप लॉस रखा। मेरा ये मानना है कि अब बाज़ार आपको फैंसी डिप देगा नहीं। बाकी देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आता है। विरुषा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, अब आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन स्क्रीन देखकर मुझे ही नहीं सभी को खुशी महसूस हो रही होगा आज जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है मार्केट में। लेकिन जैसा कि आपने भी मेंशन किया एनर्जी, आप पिछले हफ्ते से ही बुलिश नज़र आ रहे थे मार्केट को लेकर, और सिर्फ निफ्टी का ही टारगेट ही नहीं पूरा हुआ, आपकी सटीक एनालिसिस भी देखने को मिली हमें। लेकिन सवाल ये कि जैसा भी आपने भी मेंशन किया कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं अब इस रैली को लेकर, उनके लिए क्या हिदायत, अब कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कैसा लग रहा है अब बाजार? देखिए, मैं आपको ना 2-3 चार्ट्स दिखाता हूँ। मैं निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आऊँगा उससे पहले आप एक बार HDFC बैंक का चार्ट देखिए। अब ये है मार्केट, ICICI बैंक का चार्ट देखिए। HDFC बैंक का चार्ट बहुत ब्यूटीफुल है। ये इस तरीके से एकदम सही है। देखिए ICICI बैंक, ये बास्केट बाइंग है। ये सब जब होता है ना, ये बास्केट बाइंग मतलब किसी, और आज अगर फिंगर्स क्रॉस, मुझे लग रहा है आज FI की बाइंग भी आ सकती है। और शॉर्ट कवरिंग तो ज़बरदस्त है। अब वो 50% जाने में टाइम नहीं लगेगा। FI का जो लॉन्ग शॉट है ना, 50% जाने में टाइम नहीं लगेगा। रिलायंस का इंट्राडे चार्ट देखिए आप, जब इस तरीके से लार्ज कैप एक साथ एक समय से चलने लगते हैं तो मतलब किसी ने मार्केट में कैश डाला है और बड़े इंस्टीट्यूशन ने कैश डाला है। ये मुलुंड या घाट के ऊपर के जो ट्रेडर्स की जो लॉबी है, उनके डालने से इस तरीके के स्टॉक्स नहीं भागते हैं। ये भागते हैं स्टॉक्स जब आप कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस इस तरीके का पैसा डालते हैं, तो इस वजह से। और श्रेया, क्या होता है, बड़ा ट्रेंड एक बार अगर आपको पकड़ में आ जाए उसके बाद स्टॉप लॉस को अपना काम करने दीजिए। टफ होता है बैठे रहना। मैं खुद बताऊं, अगर मैं खुद मार्केट में होता तो मैं थोड़ा इतने टाइम तक रहता। लेकिन सबसे बड़ा टफ पार्ट यही होता है, आप अपने फिंगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। एक अर्ज होती है प्रॉफिट बुक करने की, जैसे परसों या कल जो बड़ी रैली होती है कि अब बुक कर लो क्या। अगर आपने वो कर दिया तो आपने सबसे बड़ा एक्सपायरी वाले दिन का मूव छोड़ दिया। आपने ऑप्शन में सबसे बड़ा मूव तो आपको एक्सपायरी वाले दिन मिलता है। तब भी आपने कहा था कि अभी थोड़ा एग्जैक्टली। अभी क्या है ना, इसमें आपको आज सुबह भी जब हम बात कर रहे थे, वो एक बार इनके लिए इंट्राडे डिप आई, वहाँ बस वो अरेस्ट हुई और उसके बाद मार्केट ने शानदार तेज़ी दिखा दी उसके बाद। खैर एनीवे 23,200 250। अब रेजिस्टेंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट का जो ऑप्शन राइटर है ना वो यहीं बैठा है 23,200 250। अब इस बाजार में बस लॉन्ग रहें, बीच बीच में गिरावट आएगी। मेरी अप्रोच ये रही है कि आप प्रीवियस डे के लो को स्टॉप बना के ट्रेड करें। अब दिक्कत क्या हो जाएगी, कल फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस बहुत डीप होगा 22,974 का, क्योंकि आज का लो 22,974 है। वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, बीच बीच में गिरावट आएगी, 100-150 पॉइंट की गिरावट कभी भी आ सकती है। आज भी एक बार के लिए तो निफ्टी सुबह अपने हाई से 100 पॉइंट गिर गया था, एग्जैक्ट 100 पॉइंट अपने हाई से गिर गया था एक बार के लिए, तो वो होता रहेगा। लेकिन उस गिरावट में आपको खरीदना है, और उसका तरीका ये है, वो गिरावट जहाँ ख़त्म हो, पहला ग्रीन बार बने, वहाँ पर बाय करके फिर डीलों का आप स्टॉप लॉस लगा दें। बैंक निफ्टी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और 1000 पॉइंट बाकी हैं बैंक निफ्टी में। अभी तो हम सिर्फ 50,120 पर पहुँचे हैं, तो बैंक निफ्टी में अब 2000 पॉइंट की रैली हो चुकी है हमारी एंट्री पॉइंट से, और 1000 पॉइंट बाकी हैं। 51,000 का रास्ता खुला है, जहाँ पर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। और अगर FIS ने खरीदारी शुरू की यहाँ पर, तो फिर वहाँ भी नहीं रुकेगा बैंक निफ्टी। और हर छोटी गिरावट पर, बड़ी गिरावट पर आपको यहाँ खरीदना है, ये रहेगा। देखिए, आप अनकंफर्टेबल होंगे इस मार्केट में, लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा
अनकंफर्टेबल होने बनता है। मार्केट ने ओवरशूट किया था ना वे डाउन पर मार्केट ने ओवरशूट किया था, तो वे अप पे भी तो ओवरशूट कर सकता है, दिक्कत क्या है। और इतने समय के बाद हमने ग्रीन देखा, 10 दिन तक हमने लगातार गिरावट देखी थी, 5-6 महीने तक हमने लगातार गिरावट देखी थी। एक महीना अगर तेज़ी का देख भी लेंगे, वो भी सरपट तेज़ी का, दिक्कत क्या है। अभी चौथा या पाँचवा दिन है तेज़ी का, 10 दिन गिरे थे, 10 दिन चल जाएंगे, क्या बुराई है। चलिए वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी शानदार है आज। बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। शानदार है और क्रिटिकल है। मैं बताऊं अनुज, ये आज जिस तरीके से इंटरडे डे पा रहा था, लेकिन 23,000 पे पोर्ट राइटिंग थी जब मैं 12 बजे का कार्यक्रम भी कर रहा था। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही थी इस चीज़ की। और एक स्टॉक फ्यूचर, 2 स्टॉक फ्यूचर इनफैक्ट ये 22,200 का नहीं, सॉरी 23,200 का जो इनफैक्ट इशारा कर रहे थे। एक लेके आई है पहले आप रिलायंस। अनुज, आप रिलायंस को देखिए। रिलायंस इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है इस वक्त। विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। जरा प्लीज रिलायंस को देखिएगा एट 1270 कर क्या रहा है। तारीख थी 17 जनवरी की। रिलायंस ने एक अटेम्प्ट लिया था टू क्रॉस इट्स 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था, उस दिन कोलैप्स हो गया था। लेकिन पोस्ट 3 अक्टूबर ये रिलायंस का सेकेंड अटेम्प्ट है टू स्ट्राइक एंड क्लोज और ट्रेवल अबव 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो अब तक सक्सीड हो रहा है। लुक एट द फोर्स, जो आप इसके पीछे फोर्स है उसको देखिए। 14 लाख शेयर ओआई में बिल्डअप हुए, और मैं ऑप्शंस में पुट राइटिंग में स्पेशली क्लोजर टू आई थिंक 1240, 1250, 1260, 1270 जहां पे राइटिंग हो रही है अनुज, ये एक इंप्रेशन दे रहा है कि शायद रिलायंस थोड़ा सा अपने आप को ड्राइविंग सीट पे लाके बिठा रहा है। क्रिटिकल स्टॉक है रिलायंस इस वक्त, और इसका 200 डे में आता है, याद रखिएगा 1314 के आसपास। तो रिलायंस। दूसरा है एचडीएफसी बैंक। हालांकि आपने इसका उल्लेख कर दिया है, लेकिन आज सुबह भी और इनफैक्ट मिड सेशन में भी और अभी भी एचडीएफसी बैंक इंप्रेस कर रहा है। एचडीएफसी बैंक, अगर मैं कुछ देर के लिए इसकी 4 फरवरी की कैंडल के इंटरडे स्विंग हाई यानी हायर जो विक है उसको हटा दूं, तो ये डे हाई पर और इस वक्त 15 जनवरी के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लस्टर पे। हालांकि अभी लैक ऑफ बाइंग है, बट प्राइस सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा स्टॉक रखूंगा यहाँ पे, दैट्स बीपीसीएल। बीपीसीएल ओएमसीज की बास्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है, और आप समझ लीजिएगा कि मिड ऑफ अक्टूबर के बाद अब पहली बार अपने 50 डेमा के ऊपर 3 दिन स्पेंड किए इसने। नाउ इज अ डे हाई, और आप बाइंग देखिए इसमें 14 लाख शेयर। इनफैक्ट सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, बीपीसीएल, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, अनुज इस वक्त ये इंप्रेस कर रहे हैं। बट एक चीज़ है अनुज, हमें आज एक जो बेनिफिट है, एक जो थ्रस्ट है, वो एक मिसिंग पार्ट का मिला, एंड दैट वाज आईटी, है ना? हाँ बिल्कुल। और मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा, लेकिन इसमें भी रोज़ इससे एक्सपेक्ट मत करिए। आज आपको एक्सपायरी भी थी, इस वजह से मिल गई कवरिंग, और अभी भी देखिए आप आईटी इंडेक्स डे हाई पर नहीं है। डे हाई से हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी। 37,100 का 110 का हाई था। डे हाई पर कौन सा इंडेक्स है? लेकिन बैंक निफ्टी। आईटी से आज सपोर्ट मिल गया, ये एक आपके लिए एक एडिड फ्लेवर ये देखिए। लेकिन इंटरडे चार्ट देखिए आप, दोनों इंडेक्स का इंटरडे चार्ट देखिए आप एक बार, आईटी और बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी एकदम कंप्लीटली डिफरेंट, एक जिसका जायंटिक मोमेंटम है। आईटी उसके मुकाबले हाँ चला है। आईटी गिरा नहीं, यही बड़ी पॉजिटिव थी हमारे लिए कि बस गिरे ना, चल गया, वो बोनस है। इसको बोनस मान के चलें, इसको कहते हैं ना कि वो फ्री हिट मान के चलें, इसको मेन वो ना समझें, इसको नो बॉल पे जो के बाद की जो फ्री हिट है इसको वो मान के चलें कि वो मिल गई आपको एक। लेकिन असली तो जो शॉट मारे हैं वो अब फिर से बैंक निफ्टी नहीं मारे हैं। और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक चल रहा है, मुझे लग रहा है, मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 50-500 बहुत जल्दी स्क्रीन पर आपको दिख जाए बैंक निफ्टी पर, तो क्या दिक्कत है। लेकिन आईटी में मेरा व्यू अभी भी यही है, आईटी में ना आपको क्लीन ट्रेंड नहीं मिलेगा। आपको इस तरीके के दिन मिलेंगे जिसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन कल को अगर मान लो फिर नैस्डैक उसी तरीके से गिर गया, कुछ फिर नेगेटिव डेटा आ गया यूएस में, फिर आईटी ऑन द मूव गिरेगा। तो इसके लिए पोजिशनली बैंक निफ्टी बेटर है, बीच बीच में आईटी में शॉर्ट कवरिंग आएगी। श्रेया, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या हैं और कार्यक्रम का क्रम भी बता दीजिए। बिल्कुल सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी समझेंगे, शो फ्लो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे ये केबल एंड वायर स्पेस को लेकर है। आपके बिग स्टॉक्स में भी शामिल था एक्सीडेंट ऑफ द डे के या इंडस्ट्री 13.5% से ज़्यादा लुढ़क गया है। पॉलीकैब में देखिए 8% की गिरावट जिस तरीके से देखने को मिल रही है। पहले बिरला की एंट्री, अब अडानी की एंट्री। अब उस टाइम भी ये देखने को मिला था ऐसे ही गिरावट, लेकिन अब फिर तस्वीर वही देखने को मिल रही है। लेकिन करना क्या चाहिए यहाँ पे अब लोगों को? यहाँ देखिए इसमें ना मुझे लग रहा है एक बहुत ही नियर टर्म का मूव इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आज शाम तक शायद क्लैरिफिकेशन आ जाए कि अदानी इन्वेस्ट कितना करने वाला है इसके ऊपर। अगर पता चला कि वो सिर्फ अपने कैप्टिव यूज़ के लिए इन्वेस्ट करने वाला है, उतना ही करने वाला है, तब तो इनमें रिकवरी बहुत शार्प आएगी।
लेकिन हाँ, अगर अदानी का प्लान वाकई में बड़ा है तो दिक्कत होगी। लेकिन जो भी है, अब इन स्टॉक्स को वो वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे जो एक समय पे मिलते थे, इवन इफ अदानी का ये जो है इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी ना हो, क्योंकि कंपटीशन तो है और बहुत लोगों को अब रियलाइज़ हो रहा है कि अब ऐसी स्पेस, हमारा नेटवर्क स्ट्रांग है, हम भी क्यों ना एंटर करें। इस वजह से थोड़ा मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा अति हो गई, क्योंकि हम बुल मार्केट में हैं वापस, तो उस तरीके से कल परसों में लग रहा है अगर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आ जाए तो थोड़ी कवरिंग आ सकती है यहाँ पर, खासतौर से KEI में, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गिर गया है। चलिए आज का क्रम समझ लेते हैं, वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके। ठीक है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स तो शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ, क्योंकि बाजार में अच्छी खासी तेजी आज हमें देखने को मिल रही है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी, टाइटन उसमें शामिल है, लगभग 4.25% की तेजी यहाँ पे। भारतीय एयरटेल में देखिए अच्छी खरीदारी, 3.5% से ज्यादा तेज होकर कर रहा है कामकाज। बजाज ऑटो इस लिस्ट में शामिल, 2.5% से ज्यादा तेज हो गया। BPCL में भी 2.5% के करीब खरीदारी हमें नजर आती हुई। और स्टॉक्स देखिए वायदा कारोबार से भारत फोर्ज जैसे स्टॉक ऑर्डर के बलबूते, ब्रोकरेजेस भी बुलिश उस पे, इनफैक्ट 5% के करीब उछल गया आज के सेशन में। हिंदुस्तान कॉपर देखिए 5% के करीब यहाँ पे भी तेजी बनती हुई। मैक्स हेल्थ केयर आज फोकस में आया है, 4.25% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। BSE लिमिटेड में भी आज खरीदारी वापस आती हुई देखिए लगभग 3%। लेकिन जहाँ पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है उसमें क्लियरली केबल एंड वायर्स वाले स्टॉक आपको देखेंगे कि KEI इंडस्ट्रीज, अभी बात भी हो रही थी, पॉलीकैब सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा है, लगभग 13% से ज़्यादा, 14% के करीब KEI इंडस्ट्रीज लुढ़का। पॉलीकैब देखिए 8% करीब डेंट इस पर। इंडसइंड बैंक 1.5% से ज़्यादा, 1.5% के करीब टूटा। और बजाज फाइनेंस में भी लगभग 1% के करीब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं और हमारे साथ दमदार पैनल जुड़ा हुआ है। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ है JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत, कविता जैन, रुचित जैन और सोमिल मेहता से 2:20 पर। यतिन बताएंगे केबल एंड वायर शेयरों में भारी गिरावट क्यों है आखिर, साथ ही सेक्टर पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे RR काबिल के प्रमोटर एंड MD श्री गोपाल काबरा जी। 2:30 पर कंचन बताएंगे आपको डिफेंस शेयरों में क्या चल रहा है आखिर। और 2:35 पर दीपाली बताएंगे आपको दुनिया की बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में शामिल हुई इंडिगो। 2:45 पर यतिन बताएंगे आपको क्यों चमक रहे हैं आखिर मेटल शेयर। 2:50 पर हमारे साथ होंगे कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय जी। 3 मिताली से समझेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में रिकवरी की क्या है वजह। साथ ही 3:05 पर यतिन से लेंगे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करते हैं और हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। आप इस समय की ट्रेड्स लेकर, मार्केट में शानदार मोमेंटम है। गुड आफ्टरनून गाबा सर। अब इतने वाइड वैरायटी ऑफ बुफे में से क्या चूज़ किया आपने, कहाँ पर बाय कॉल? गुड आफ्टरनून। चूज किया मैंने जहाँ पर क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न्स हो। स्टॉक का नाम है गोदरेज CP। आज FMCG में हरकत नजर आती है। ट्रेड कर रहा है 1098 गोदरेज CP। मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप लगाकर चले करीब 1089 का, करीब 9 रुपए का है। मेरे ख्याल से टारगेट होगा 1150 का है। उसके पहले 1125 पॉसिबल है। ओके, गोदरेज CP, गोदरेज कंज्यूमर करीब 1098 पे ट्रेड करता हुआ। सुबह भी निफ्टी जो FMCG था अपने वो 3-4 दिन के स्विंग हाई को काट रहा था। मोमेंटम है इस स्पेस में। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, 100 डे मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ रिलायंस जाने की कोशिश करेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1254 1254 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 1300 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो 1270 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 12-13 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, 1270 का कॉल ऑप्शन। वहां पर 6 रुपए के स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 30 रुपए के टारगेट सेट कर लीजिए। रिलायंस में खरीदारी की राय, 1254 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। कविता जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इनफैक्ट। आपने क्या पिक किया आज के सत्र के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, लार्ज कैप्स में बहुत ही अच्छे मूव बन रहे हैं और भारतीय एयरटेल अभी 3.5% ऊपर है। ऑल्दो मुझे लगता है यहाँ एक अच्छा मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। 1694 के लेवल पर है और 1700 की कॉल मैंने आप देखे करीबन 2500 लॉट का OI शेड होता हुआ दिखा है। ये मूव एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं 1720 1730 के लेवल की तरफ।
स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1675 का और राइट करना चाहिए फॉर 720 के लेवल। ओके, भारती एयरटेल 1700 के करीब पहुंचता हुआ आप शायद पंजाबी में क्या होता है ना, अगर आप किसी को दिन में पहली बार मिले तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, चाहे वो आफ्टरनून हो चाहे इवनिंग हो। तो कविता जी सुबह तो थी नहीं, तो वो अगर आपने गुड मॉर्निंग बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। मानिए सर मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान है यहाँ पे हैल में। हैल यहाँ पे 3800 लेवल्स पे है फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप 3770 का रखिए। यहाँ पे टारगेट्स आप 3845 से लेके 3880 के भी आ सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 3800 जो रफली 74 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस 57 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 130 एंड अबव। ओके, यहाँ पे हाल स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता है। डिफेंस स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। रुचित भी है मौजूद इस वक्त। रुचित, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लाइक रिवर्सल ट्रेड के लिए आईटीसी में खरीदारी की सलाह है। सो प्राइमरली हमने देखा है कि रिसेंटली मार्केट के साथ साथ काफी शार्प करेक्शन आया है, बट थोड़े हायर टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट्स पे स्टॉक के मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरसोल्ड है और स्टॉक अपने मिड टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जनरली जब ऐसे कॉम्बिनेशन होता है कि स्टॉक सपोर्ट के आसपास है और सेटअप्स ओवरसोल्ड है, तो एक पुल बैक मूव नियर टर्म में बनने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और करेक्शन की वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अभी करंट लेवल्स पे काफी फेवरेबल है। तो आईटीसी में करंट लेवल्स पे 393 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है 422 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, आईटीसी पसंद आ रहा है रुचित जी को। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बताइए आज जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है मार्केट में, आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून। तो देखिए मैंने पिछले कुछ दिनों में जो एक व्यू रखा था वो बैंकिंग फाइनेंशियल पे काफ़ी एक हमारा पॉजिटिव व्यू बना हुआ था और ये स्पेस अभी भी हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मुझे लगता है मार्केट की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं पूरे बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस से आएगी। वहाँ पर हमने एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई इन सभी स्टॉक्स की बात की और मेरे हिसाब से ये व्यू अभी भी इंटैक्ट रहेगा। पर जहाँ तक के मुझे एक आज इंडिविजुअल स्टॉक पिक की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है डिफेंस एज अ अपॉर्चुनिटी मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है और वहाँ पे मैं जाना चाहूंगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है और इसी स्पेस में मजगांव डॉक भी एक स्टॉक है जो हमारे पोर्टफोलियो में और उसकी चर्चा भी हमने कई बार की। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे इसलिए पसंद है कि एक तो टेक्निकली मैं देखूँ तो ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को आज क्रॉस कर रहा है। दूसरी बात 76,000 के करीब इनकी ऑर्डर बुक है जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी इंडिकेट करता है। कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन्स में बहुत सिग्निफिकेंट एक इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है और अब कहीं ना कहीं 29 से 30% की ऑपरेटिंग मार्जिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसा स्टॉक करते हुए नजर आ रहा है। आप इनकी अगर से आरओसी प्रोफाइल देखें या रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोफाइल देखें तो 35% के आसपास की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये है और स्टॉक ट्रेलिंग बेसिस पर अपने जो 3 ईयर एवरेजेस के सामने में भी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो वो एक कंफर्ट भी हमें वैल्यूएशन की यहाँ पर पे देखने को नजर आ रही है। इन सब पैरामीटर्स पे अगर से हम देखें तो मुझे लगता है कि 285 पे एक बहुत बढ़िया टेक्निकल बेस बीईएल बना चुका है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूं 340 से 350 तक की एक अपसाइड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर मजगांव डॉक, बीईएल जैसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। बिल्कुल, क्या शानदार मूव्स रहे हैं डिफेंस में। आई थिंक ये महीना बिलोंग करा है डिफेंस को और आज सीसीएस की बैठक में कुछ और बड़े फैसले आने की भी उम्मीद है। वैसे आई थिंक आर्टिलरी गन वाला फैसला तो शायद रिपोर्ट हो चुका है, उसके अलावा भी कुछ फैसले आने हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े मूव्स इस समय आपको देखने को मिले हैं। बीएल ये एक शानदार मूव रहा। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, एक व्यू आपका मैं लेना चाहूँगा भारती एयरटेल पर। कल सरप्राइजिंग था कि कल स्टॉक चला नहीं इतनी अच्छी न्यूज़ फ्लो के बावजूद, लेकिन आज 4% ऊपर रहा। क्या व्यू रहेगा इस पर? नहीं, हम तो काफी पॉजिटिव है अनुज इस स्टॉक पे और हमारे पोर्टफोलियोज में भी है एज अ डिस्क्लोजर और मुझे लगता है कि आरपूस का जो ट्रेंड है वो काफी प्रॉमिसिंग है। आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आरपूस के अंदर में देखने को नजर आएगी जिसका बेनिफिशियरी भारती भी रहेगा और साथ ही रात रिलायंस भी रहने वाला है। साथ ही साथ हमें लगता है कि जिस तरह से एक जो ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस का एडिशन भारतीय एयरटेल के अंदर में देखने को नजर आ रहा है वो भी बहुत ही एक इंकरेजिंग ट्रेंड है जिसका बेनिफिट भी इसको मिलेगा। और अभी जो हमने देखा टाइप वो तो हमने देखा ही किस तरह से स्टारलिंक के साथ भी इन्होंने एक टाइप किया है। तो ऑल इन ऑल
ओवरऑल मेरा मानना है कि एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, और इसके अंदर में कोई भी डिप आए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। और सबसे अच्छी बात है अनुज कि इस पूरी फॉल में अगर से कोई स्टॉक जिसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं किया, उनमें से एक भारतीय एयरटेल रहा, तो मेरे हिसाब से वो इस प्राइस स्टेबिलिटी भी बहुत जबरदस्त रही। तो मेरा मानना है कि 1900 से 2000 तक की ट्रेजेक्ट्री पोजिशनली मुझे लगता है भारतीय एयरटेल के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी बना हुआ है। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल इनके भी पोर्टफोलियो में बना हुआ है। तो फिलहाल ये बात हुई भारतीय एयरटेल की। चलिए अब बात करते हैं केबल एंड वायर्स की। इनफैक्ट हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डेंट इन स्टॉक्स पे पड़ा है। अल्ट्राटेक के बाद अब अडानी ग्रुप ने केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री में एंट्री का ऐलान किया है, और नए प्लेयर के आने से स्पेस में आप देखें तो तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि इंडस्ट्री की मौजूदा जो कंपनियां हैं उन पर आज अच्छा खासा डेंट पड़ता नजर आया। केबल एंड वायर इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर समझाने के लिए यतिन जी के पास चलते। बताइए यतिन जी, क्या है खबर पूरी? तो बिरला ग्रुप के बाद अब अदानी ग्रुप ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अब वायर और केबल बिजनेस में एंटर करेंगे, जिसके कारण आज जो वायर एंड केबल कारोबार की छोटी कंपनियां हैं यहाँ डबल शॉर्ट सर्किट आपने देखा है। अगर हम बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कच्छ कॉपर, जो मुंद्रा में अभी उनका प्लांट कमीशन हुआ है, वो जॉइंट वेंचर के जरिए, जिसके अंदर एक 50-50 जॉइंट वेंचर वो करेंगे बाहर की कंपनी के साथ, इस केबल एंड वायर बिजनेस के लिए। ऑब्वियसली किस तरीके के केबल एंड वायर बनाएंगे, किस टाइप का निवेश होगा, अभी तक कंपनी ने उसकी एक्सचेंज फाइलिंग नहीं की है, जिस पे ऑब्वियसली हम क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। लेकिन अगर हम बात करें बिरला ग्रुप की, तो इन्होंने लगभग 1800-2000 करोड़ रुपए का केपेक्स अनाउंस किया है, जहां अल्ट्राटेक सीमेंट अपने डीलर नेटवर्क को लेवरेज करके केबल एंड वायर बिजनेस खोलेगा। अगर हम केबल एंड वायर इंडस्ट्री की बात करें तो FY 27 तक लगभग 12 से 14% की ग्रोथ का अनुमान है। और अगर हम कंपनीज देखें जहां पी रेशो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, हेवेल्स, केई इंडस्ट्रीज, RR काबिल, अगर हम पॉलीकैब की बात करें तो सब 50 से 60 टाइम, 40 टाइम के वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहे हैं, जिसके कारण अभी जो करेक्शन है वो वैल्यूएशन के लिहाज से भी आता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें केपेक्स प्लान्स की, तो हेवेल्स, पॉलीकैब, केई इंडस्ट्रीज़ ने विविध प्रकार के केपेक्स अनाउंस किए हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हेवेल्स इस फाइनेंशियल ईयर और अगले फाइनेंशियल ईयर में लगभग हज़ार करोड़ रुपए केपेक्स के अंदर खर्चा करेगी। पॉलीकैब ने कहा अगले 5 सालों में 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए वो केपेक्स के अंदर खर्चा करेंगे। और RR केबल, फिनोलेक्स केबल और के इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी 3 डिजिट 4 डिजिट का केपेक्स अनाउंस करके रखे हैं। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखें तो जिस हिसाब से बड़े प्लेयर्स इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट को लगता है कि कंपटीशन बढ़ेगा और ग्रोथ पे आगे जाके कंस्ट्रेंट आएगा, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ का मार्केट है, बहुत बड़ा है। स्पेशली अगर हम छोटे केबल एंड वायर बिजनेस की बात करें तो अभी भी यहाँ 40 से 50% बिजनेस इस 1.25 लाख करोड़ की पाई से आता है, जहाँ 12 से 14% का ग्रोथ अनुमान है। तो कहीं ना कहीं ये स्पेस लुक्रेटिव है। और हिंडाल्को और कच्छ कॉपर के जरिए बिरला ग्रुप और अदानी ग्रुप रिस्पेक्टिवली एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर के तरीके से आने की अब इस फील्ड में कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आज एक्सीडेंट हुआ, इन्हीं में से एक मैनेजमेंट से बात करते हैं हम। केबल एंड वायर सेगमेंट में नए प्लेयर का आने का क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे साथ RR काबिल के प्रमोटर और MD श्री गोपाल काबरा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। काबरा जी, गुड आफ्टरनून। अनुज बात कर रहा हूँ। क्या आपने तो खैर ऐसे कई कंपटीशन देखे हैं काबरा जी, इंडस्ट्री में इतने सालों से आपने ऑब्वियसली एक मुकाम हासिल किया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको, अगर अदानी ग्रुप जैसा प्लेयर एंटर होता है? हालांकि अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो कितना पैसा डालेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या उनके प्लान्स हैं, लेकिन आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए, ये वही चीज हो रही है जैसे एक जमाने में रियल एस्टेट अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ऑर्गेनाइज भी हुआ, वैसे वायर केबल में कुछ हम लोग ऑर्गेनाइज प्लेयर बने और बड़े कॉर्पोरेट आने से ये मार्केट और मैच्योर होगा और इसमें इफेक्ट जो ज्यादा आना है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर को आएगा, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो लगभग वायर में 35% और केबल में 30% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ऑर्गेनाइज प्लेयर पर, और आपको एक जैसे पेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया जाता है कि एशियन पेंट्स को एक बड़े प्लेयर की एंट्री पर भले तब भी ये बात कही गई थी कि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उनको अपने मार्जिन पर हिट लेना पड़ा। तो आपको अपने मार्जिन पर कोई हिट नहीं लेना पड़ेगा, आप ये मानते हैं? नहीं, बिल्कुल इतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा मामूली कुछ हो जाए बात अलग, क्योंकि सी पेंट इंडस्ट्रीज वायर केबल में देखना पड़ेगा। पेंट इंडस्ट्रीज में एक ही कंपनी एशियन पेंट, जिसका मार्केट शेयर 55 से 60% था। यहाँ हम लोग जो 5 बड़े प्लेयर मिलकर भी 45% के आसपास है। तो फाइट अगेंस्ट वन एंड फाइट अगेंस्ट मेनी, वो एक डिफरेंस आएगा हमेशा।
काबा साहब, एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं, आई मीन जब भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर किसी भी इंडस्ट्री में आने की बात करता है, फॉर इंस्टेंस आप ही क्यों, आई मीन केवल एंड बायस, उसको अमूमन मार्केट कैप्चर करने में ऑर्गेनाइज सेगमेंट में कितना वक्त लगता है? और एक और चीज़ सर, अब आपको टेक्निकली आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ क्या बदलाव करना पड़ेगा? आप उसके लिए प्रिपेयर कितना है? नहीं देखिए, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने हम भी आज हमको 25 साल हो गए, इसके बावजूद भी हमारे जो कंपनी के मेन डिस्ट्रीब्यूटर हमारे फोल्ड में नहीं आते, या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से हम भी आपस में एक दूसरे के डिस्ट्रीब्यूटर तो कोशिश पूरी करते हैं एक दूसरे का लें, लेकिन ये बिजनेस अभी भी जो है ना, प्रोफेशनल प्लस ओनर्स ड्रिवन एक कॉम्बिनेशन है। आज भी यानी समझो, ठीक है, मैं हमारी कंपनी तो बहुत प्रोफेशनल ज्यादा है, लेकिन फिर भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को तकलीफ होती है तो फोन करके हमको बात कर सकता है, मिल सकता है। हमारे ईयरली इवेंट होते हैं साल में 2 बार, उसमें हम मिलते हैं। तो एक जो इमोशनल बॉन्डिंग जो इस इंडस्ट्रीज में है, और ये हमेशा रहने वाला है, क्योंकि इसको हम कितना भी कर लें कि ये बिजनेस 100% प्रोफेशनल हो जाए तो होगा नहीं। तो इससे उनको जो कॉन्फिडेंस है कि आज मेरी इस आवाज को सुनने वाला है, तो ये जो बड़े कॉर्पोरेट्स में है, आज तो हम भी इतनी बड़े कॉर्पोरेट के बहुत बड़े कस्टमर काबरा हैं। साहब, मैं जो अनुज ने प्रश्न किया ना, मार्जिन्स को क्यों सरेंडर करना पड़ेगा अगले कुछ सालों के लिए, मैं आपको पेंट के केस में बता रहा हूँ। वो उन दुकानों को भी और उन आउटलेट्स को मैंने देखा है जो कि करीब 20-20 साल से एशियन पेंट्स बेच रहे थे, महीना भर नहीं लगा उन्हें अपने साइन बोर्ड्स चेंज करने में। तो आपको लगता है कि आपको एक सिंगल ब्रांड आउटलेट्स पर फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा, जो आप ही के ओपन हो और ऑपरेटेड हों? ऐसे में कुछ समय के लिए आपको अपने मार्जिन्स को सरेंडर करना पड़ेगा, क्या इसके लिए आप प्रिपेयर हैं थोड़ा सा? नहीं देखिए, सिंगल ब्रांड खाली वायर के शोरूम चलते नहीं है सर। आप देखिए, जो रिटेल में जो होता है ना, हार्डली 10% ऐसे रिटेल दुकान होगी पूरे इंडिया में जो सिंगल ब्रांड है। बाकी 90% जितने भी रिटेल ब्रांड है, वहां पे 2 से लेके 3 या 4 ब्रांड होते ही होते हैं। ये यानी या सिंगल ब्रांड वाला काम नहीं है इस बिजनेस में, रिटेल में। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे यस वो होता है, पर रिटेल लेवल पे नहीं। काबरा जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। सर, सवाल ये कि मार्केट शेयर को आप बचाने के लिए क्या प्राइसिंग कम करेंगे? यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी अपनाएंगे आप? नहीं, प्राइसिंग बेसिकली मोर फोकस ऑन डिमांड जनरेशन जो सस्टेनेबल होगा। प्राइस कम करके मार्केट शेयर लेना, तो हमने जो लेना था अपने जमाने में ले लिया, एक समझिए। तो अभी इसमें क्योंकि इतना भी कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो एवरेज जो मार्जिन सबका आता है, हमारा कम है, 6.5 से लेकर 10-11% तक आता है। तो इसमें मार्जिन कम करके कितना करेंगे? आधा टका समझो मैक्सिमम कम कर सकते हैं, आधा टका बढ़ सकता है, कॉस्ट में कुछ करके हम कर पाएंगे। लेकिन अभी पहली बात तो देखिए, दोनों को आने में भी 3 साल का टाइम है, क्योंकि इन्होंने अडानी का तो आइडिया भी नहीं क्या किया, अपना बिरला ने जरूर अनाउंस किया है। वी ऑल्सो फाइंड फ्रॉम आवर सोर्स, उन्होंने अभी तक मशीनों के ऑर्डर दिए नहीं है। तो मशीनों की डिलीवरी भी जो है वो लगभग अपना 18 से लेकर 24 महीने की डिलीवरी है। काबरा साहब, एक और सवाल, अब कॉपर प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या थोड़ा सा टफ हो रहा है आपके लिए? क्योंकि आप जितना मैं जानता हूँ, आप एकदम बेस्ट क्वालिटी का कॉपर यूज़ करते हैं, और जिस तरीके से कॉपर प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, क्या थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका भी आएगा आपके बिजनेस पर? नहीं, कॉपर प्राइस क्या होता है सर, हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें ऐसा है लगभग कि जब तक 3% कॉपर के भाव बढ़ते हैं या 3% घटते हैं, तब तक प्राइसेस चेंज नहीं होते हैं, वरना तुरंत उसके भाव के इफेक्ट होता है। जैसे अभी हमारा ये समझिए 3 दिन बाद 23 तारीख से नई प्राइस हमारी आ गई है, तो हम लोग 7 दिन पहले अनाउंस कर देते हैं कि हमारी नई प्राइस आ रही है, उस हिसाब से वो मार्केट में अप्लीकेबल होता है। और जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो LME बेस्ड होते हैं, कॉपर बेस्ड होते हैं। तो दोनों मॉडल है इसमें। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में वी गिव 1 वीक टाइम दैट वी आर इंक्रीजिंग प्राइस, और जब भाव घटते हैं तो हम लोग पिछले 7 दिन का क्रेडिट नोट देते हैं। पूरी धारा चल रही है बरसों से। काबरा जी, लेकिन सर, आपने माना नहीं अभी कि कंपटीशन का हिट आप झेलेंगे, लेकिन 3 साल आपने एक वक्त दिया है उनको कि वहाँ पे फिर कंपटीशन आपको दिखेगा। तो ऐसे में क्या डोमेस्टिक मार्केट को छोड़कर आप एक्सपोर्ट पर फोकस करेंगे? क्या ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे? हमारा एक्सपोर्ट फोकस तो ही है। पहले से आप देखिए, वी आर द लार्जेस्ट आयरन केबल एक्सपोर्टर, एकमात्र कंपनी है भारत में जिसके पास ग्लोबली कि जिसके पास 51 इंटरनेशनल अप्रूवल है। तो नेचुरली वहाँ हमारा फोकस पहले से ही था, अब थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जो क्वालिटी बना रहे हैं, जितने सारे अप्रूवल ले रहे हैं, वो है हमारे पास, वैसे किसी के पास है नहीं। और उस प्रकार का एस्टेब्लिश करना, क्योंकि वी एज ए कंपनी वेरी क्वालिटी फोकस,
और हमने इसीलिए आप देखेंगे कि डोमेस्टिक में भी हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो 100% रीच कंप्लायंस है, आरओएस कंप्लायंस है, क्योंकि हमारा मानना है कि एक कंपनी में आपके दो स्टैंडर्ड नहीं हो सकते हैं कि आप लोकल के लिए माल 19-20 करिए और एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा बनाए। सो दैट कल्चर वी गॉट वेरी हाई ethical culture and quality focus, so that's why our export growth is very good. और हमने वहाँ पर पूरा ब्रांड क्रिएट किया है। वी आर नॉट वाइट लेबलिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। तो कावरा जी, फिर ये माना जाए कि लेकिन अब अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए थोड़ी राह टफ हो जाएगी, जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स हैं वही बचेंगे। यस सर, ये अभी ये साइकिल आ गया है कि इसमें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो है वो उनको बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि क्या होगी, सबकी साइज देखिए ना, अभी जैसे हमारा चलो 7-8 करोड़ है, कोई 10,000 करोड़ वाले, 15,000 करोड़ वाले है, तो जो 100, 200, 300, 400 करोड़ का काम करते हैं उनके लिए और टफ हो जाएगा ये। हाँ, तो काबरा जी, फिर क्या आप भी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कुछ छोटे प्लेयर्स को एक्वायर करने की सोचेंगे, एज एन अपॉर्चुनिटी देखेंगे इसे? नहीं सर, सी हमको चाहिए, हमसे कोई अच्छा ब्रांड है तो है ही नहीं इंडिया में। अगर हम ब्रांड लेके हम करेंगे क्या, ये बताइए, हम तकलीफ क्योंकि और ब्रांड बना के एस्टेब्लिश किया है। जैसे हमने जो लुमिनस लिया था इलेक्ट्रिकल में, राइट, तो एक प्रीमियम ब्रांड था, तो हमको लेके फायदा है। नहीं, बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही कि आपका ब्रांड सबसे अच्छा है और सबसे ज़्यादा एक डॉक्यूमेंटेड है। मतलब मैं मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रियल एस्टेट प्लेयर्स खुद कहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसमें आप कोई और किसी को क्या ही लेंगे। सही कहा आपने। थैंक यू सो मच काबरा जी, अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये बात हुई आरआर काबेल की मैनेजमेंट से। आशीष चतुर्मोता हैं हमारे साथ। आशीष, इस गिरावट में खरीदेंगे क्या केबल एंड वायर स्टॉक्स, और अगर हाँ तो कौन सा स्टॉक खरीदेंगे? अभी तो देखिए, बिल्कुल पहले अल्ट्राटेक का एक केपेक्स आया जहां पर पे मार्केट ने जब 1800 करोड़ के केपेक्स की बात अल्ट्राटेक ने की, तब एक गिरावट आई। और तब भी व्यू ये था कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेयर्स हैं वो काफी बड़ा एक मार्केट है, 35 से 40% का मार्केट शेयर आज भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास में, और बहुत बड़ा मार्केट है। प्लस सेक्टर की अपॉर्चुनिटी बड़ी, जैसे हमने पहले भी कई बार कहा है कि ऑलमोस्ट जो केपेक्स होगा उसका 10% वायर्स एंड केबल्स का कंजम्पशन होगा, और केपेक्स के नंबर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो इंडस्ट्री का साइज अपने आप में बढ़ रहा है। बट एक चीज तय है कि एक बार अल्ट्राटेक का आना और अब अडानी का आना, ये कहीं ना कहीं पूरे इंडस्ट्री के अंदर में एटलीस्ट इन द शॉर्टर टर्म एक चैलेंज क्रिएट करेगा, क्योंकि ये मार्जिन्स को लेकर कंसर्न हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंसर्न हो सकता है कि आपको जो अपना एक तरीके से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट या एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट या मार्केटिंग का कॉस्ट, इसको बढ़ाना पड़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मार्जिन्स के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। दूसरा, हमेशा मार्केट के डायनामिक्स को भी ध्यान रखना है। जब इस तरह के मल्टीपल प्लेयर्स मार्केट में एंटर होते हैं तो पी के अंदर में डीरेटिंग मेंटेन रहती है। तो मुझे लगता है कि ये स्पेस एक कंसोलिडेशन में जाएगा। हालांकि हमारे पास भी इस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं, बट अभी मैं समझता हूँ कोई भी जल्दबाजी करना इस समय पे ठीक नहीं होगा। एक वेट एंड वॉच की अप्रोच हम इस समय पे इस स्पेस पे मेंटेन रखेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा जब तक सेटल ना हो जाए स्पेस। मीनवाइल एक स्पेस जिसको हम पिछले 3 दिन से इस कार्यक्रम में डिस्कस भी कर रहे हैं, जिसमें अभी एक ब्रेकआउट है 3348। जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब 3348 के नज़दीक की जो LNT की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे कोई एक, प्लीज़ जरा एक बार। 33 मेरे ख्याल से 80 या 3400 की कॉल भी रख सकते हैं आप। एक बार शिल्पा जी, मतलब 50 रेमा को पार करना, और आप देखिए हिस्टोरिकली जब जब LNT ने 50 रेमा को पार किया है, एक बड़ा थ्रस्ट आता है, और 200 रेमा बहुत दूर प्लेस्ड है 1450। आई मीन बहुत ही कम कॉस्ट है। आपका व्यू इस कॉल पे, या फिर आप थोड़ा और लोअर स्ट्राइक पाना चाहेंगे क्योंकि 50 रेमा पार हो रहा है अभी? नहीं वीरेंद्र जी, मुझे लगता है ये बहुत ही सेंसिबल एक स्ट्राइक रेट है जहाँ पे हमको चूज करना चाहिए। यहाँ पे 15 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, ये बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। LNT मुझे लगता है अगर आप 1-2 दिन का भी इसको टाइम दें, ये टूवर्ड्स 3450 जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3400 का कॉल ऑप्शन बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। आप इसमें स्टॉप लॉस 7 रुपए का रखिए। ये सही जाता है, ये 22 से लेके 27-30 तक भी आपको मूव करते हुए दिखेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं डिफेंस स्टॉक्स की। और निफ्टी में अब ट्रिपल सेंचुरी लग चुकी है, शानदार मूव 23,212 का। डिफेंस शेयरों में तगड़ा एक्शन है। दरअसल कैबिनेट से 7,000 करोड़ रुपए के बड़े और डिफेंस ऑर्डर को मंजूरी मिली है। इस ऑर्डर का बड़ा हिस्सा भारत फौज को मिल सकता है। यही वजह है कि भारत फौज के शेयर में भी आज अच्छी तेज़ी है। पूरे डिफेंस सेक्टर का एक्शन लेकर कंचन जुड़ी हैं। कंचन,
गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि आपने बोला, भारत फौज डेफिनेटली एक एक्शन हमें देखने को मिला है भारत फौज के अंदर, बिकॉज कैबिनेट से 7,000 करोड़ के ऑर्डर्स को मंजूरी मिल गई है, जिसके अंदर 307 एडवांस टोड आर्टिलरी गन बनाने के लिए बेसिकली ऑर्डर दिया गया है। अगर हम 7,000 करोड़ का ऑर्डर देखें तो संभावना ये जताई जा रही है कि उसमें से 4,200 करोड़ का जो ऑर्डर है वो भारत फौज के हाथ में लगता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो सकता है। ये तो बात हुई भारत फौज की। अगर हम ओवरऑल डिफेंस सेक्टर की बात करें तो वहां पे भी अच्छा खासा हमें इजाफा देखने को मिला है। अगर इस टाइम पे अगर हम बजट की तरफ ही नजर डालें तो इस बार जो बजट में एलोकेशन होता हुआ दिखाई दिया था वो था अप्रॉक्सीमेटली 6.81 लाख करोड़ का, यानी कि पिछले बजट से इसे हम कंपेयर करें तो 9.5% की यहाँ पे हमें उछाल देखने को मिला है। और एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की, उनके अकॉर्डिंगली 2022 में करीब 60 देश ऐसे थे जहां पे हमें वॉर देखने को मिला था। अगर इसे हम कंपेयर करें 2019 से तो 27 देश यहाँ पे ज्यादा थे। उनका अनुमान है कि आगे चल के भी ये ट्रेंड हमें जारी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की काफी ज्यादा इस टाइम पे दिक्कतें चल रही है, जिसका सीधा बेनिफिट जो है वो इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट को डिफेंस के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। साथ में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इंडियनाइजेशन को भी काफी जोरों शोरों से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आज जो है वो CCS की मीटिंग भी है, वो हो सकता है कि 20,000 करोड़ के जो ऑर्डर है उसको क्लियर करता हुआ दिखाई दे। बेसिकली ये वरुणास्त्र जो कि शिप लॉन्च टॉर्पीडो है, साथ ही साथ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के लिए ऑर्डर है। इसके अलावा अगर आप देखें कि हमने रिसेंटली जो करेक्शन देखा था मार्केट के अंदर सितंबर से लेके अब तक का, वहां से जो ये शेयर है काफी लो तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां से भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा यहाँ पे इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। अगर मस्टगांव डॉक की बात करें तो 36% ये उछल चुका है, BDL 32, 23, 21, यानी कि 40 से लेके 10% तक की उछाल हमें देखने को मिल गया है, जो रीसेंट लोज हमें देखने को मिले थे। यही नहीं बल्कि जो इनकी वैल्यूएशंस है वो भी इस टाइम पे काफी ज्यादा कूल ऑफ हो चुके हैं, और मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस टाइम पे जो वैल्यूएशंस है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल डिफेंस सेक्टर इन कुछ खबरों को लेकर काफी ज्यादा बजिंग है। बिल्कुल, तो डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है काफ़ी दिनों बाद। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। गाबा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से स्पेशली इस सेक्टर में हमें खरीदारी देखने को मिल रही है, कोई ऐसे डिफेंस स्टॉक्स जो अभी आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके रडार पर हैं? पिछले दिनों हमने देखा HL अच्छा लग रहा, एक ब्रेकआउट मिला था कंसोलिडेशन के बाद, वो अब भी कायम है। अब ट्रेड कर रहा है 3832 पर HL। मुझे लगता है उड़ान भरेगा, 4,000 ये पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप लगाना पड़ेगा 3700, तो अब भी एक ट्रेड बनता है यहाँ पर HL। ओके, HL आई मीन इस वक्त हॉट कमोडिटी है पूरा का पूरा ये डिफेंस बास्केट है। मीनवाइल सौमिल इस बीच इस पैनल में जुड़ चुके हैं। सौमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सौमिल, अभी स्पेस स्टॉक्स को चेस करने का आपको कहाँ नजर आ रहा है? आपकी कॉल क्या है इस वक्त की? इस समय मुझे लगता है कि रियलिटी स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे। IT स्टॉक्स भी ओवरसोल्ड जोन में, लेकिन इस समय रियलिटी स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। उसमें से एक स्टॉक IRB, स्टॉप लॉस 44 और टारगेट 49 का एक फ्लैग पैटर्न है, वो ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टूटेगा आर्ली चार्ट्स पर। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय में है, तो एक स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि एक रैली देखने मिलेगी। ठीक है, IRB इंफ्रा अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक फोकस में फिलहाल 0.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। अब देखिए एक और स्टॉक की बात करते हैं, इंडिगो की बात करें। सुबह ब्रोकरेजेस भी मैंने पेश की थी, काफ़ी बुलिश भी हैं ब्रोकरेजेस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर, लेकिन इंडिगो में आज जोरदार तेजी है और इस तेजी में कंपनी ने अपने नाम बड़ा मुकाम जोड़ लिया है। अब दुनिया की बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में शामिल हो गई है इंडिगो। मार्केट कैप के लिहाज से अगर आप देखें तो ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, बताइए क्या है खबर? शुक्रिया श्रेया। और अगर इंडिगो की बात करें तो जो ऊंची उड़ान है इंडिगो की वो बरकरार है, आज भी तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है। और आज के अगर हाई से हम कंपेयर करें तो एशिया की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन ये बन जाती है मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि जो पहले पायदान पर है वो डेल्टा एयर है, रायन एयर है, यूनाइटेड एयर है और उसके बाद इंडिगो का नंबर आता है, क्योंकि आज की तेजी के बाद इंडिगो की जो मार्केट कैप है वो 1.97 लाख करोड़ हो गई है। वहीं जो हाईएस्ट मार्केट कैप है एशियन एयरलाइंस के नाम पर, उसमें डेल्टा एयर है जो कि 2.56 लाख करोड़ के आसपास है। अच्छा, इंडिगो में जो तेजी बनी है वो कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने इस तेजी को सपोर्ट किया है। हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की तो कल बात कर ही रहे थे, लेकिन अगर हम मोटा मोटी देखें तो एक तरफ कच्चे तेल में जो गिरावट देखने को मिली है उससे इनपुट कॉस्ट कंपनी की कम होगी, और जो कुल लागत है कंपनी का उसमें 50% हिस्सा ATF कॉन्स्टिट्यूट
कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी तरफ जो नए छोटे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उससे कंपनी को फायदा मिलेगा, पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा आगे, इस तरह की एंटिसिपेशन है। समर हॉलीडेज आ रही हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा, बेहतर ऑक्यूपेंसी हो रही है, रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। तो ये तमाम ट्रिगर्स है जो कि इंडिगो के फेवर में काम कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि देश में भी देखेंगे, यानी निफ्टी 50 की कंपनीज में भी देखेंगे तो इंडिगो मार्केट कैप के हिसाब से 35वें पायदान पर आ चुके हैं, यानी 15 कंपनियां पीछे हैं अब इंडिगो से मार्केट कैप के हिसाब से। कुछ प्रोमिनेंट नेम्स अगर हम देखें जो इंडिगो जिनको सरपास कर चुका है इंडिगो विद रिगार्ड्स टू मार्केट कैप, उसमें ग्रासिम है जिसकी मार्केट कैप 1.67 लाख करोड़ है, हिंडाल्को 1.57 लाख करोड़, आइशर मोटर्स 1.4 और टेक महिंद्रा 1.37 लाख करोड़, वहीं सिप्ला 1.21, लेकिन 35वें पायदान पर आ चुकी है मार्केट कैप के हिसाब से। इनफैक्ट अगर हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखें इंडिगो के, तो इंडिगो का जो टोटल मार्केट कैप है वो 65.2% के आसपास है। पैसेंजर्स देखें तो वो 95.22 लाख के आसपास हैं। पैसेंजर लोड फैक्टर जो एग्जिस्टिंग है, जो रीसेंट डेटा के हिसाब से वो 89.8% पर है। कुल एयरक्राफ्ट 437 हैं। घरेलू डेस्टिनेशन देखेंगे तो लगभग 89 है और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन 37 है। और कंपनी कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल रूट्स हो वहां पर एक्सपैंड भी कर रही है। तो मल्टीपल फैक्टर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तेजी के साथ नए मुकाम इंडिगो ने मार्केट कैप के हिसाब से हासिल किए हैं। बिल्कुल नए मुकाम इंडिगो ने हासिल कर लिए हैं और ऊंची उड़ान देखिए आप इंडिगो की, लगभग 2.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। अनुज जी, इंडिगो ये स्टॉक आपका एक फेवरेट स्टॉक्स में हमेशा से रहा है और जब हम भी चर्चा करते हैं इस शो में या मार्केट का पंचनामा में हमेशा बुलिश नजर आए हैं आप। अब कैसा लग रहा है स्टॉक, अभी और तेजी बाकी है इसमें? देखिए मेरी लाइफ में एक थ्योरी है, अगर मुझे एज ए कस्टमर कुछ चीज़ ख़राब लगती है तो उसका स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी कस्टमर का जैसे कहते हैं ना लिटरली उसका लास्ट पैसा भी निकालने की वो रखती है, वो इंडिगो है। फ्रंट रो के 2000 लेंगे, अब प्रायोरिटी चेक इन के अलग से पैसे लेंगे, पहले बैग चाहिए तो उसका अलग से पैसे लेंगे। सैंडविच आपने अगर चूज़ किया हुआ है वेज, अगर आपने वहाँ पे आपका मन बदल गया, आपने कहा नहीं मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देके नॉन वेज दीजिए, बोले नहीं तो पूरा दोबारा पैसा आपको पूरा दोबारा ही लेना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ें जो है ना, इसमें इंडिगो ने महारत हासिल कर रखी है। इंडिगो से फ्लाई करने में ख़राब लगता है लेकिन करना पड़ता है इंडिगो, क्योंकि ऑन टाइम सिर्फ इंडिगो ही चलाता है। अब जैसे वीरू आएंगे मार्केट गुरुकुल के लिए, अब वीरू को भले ही कोई और टिकट मिल भी रही होगी लेकिन फिर भी वीरू इंडिगो की फ़्लाइट में आएंगे, क्योंकि वीरू को पता है कि भाई टाइम पे तो वही पहुंचाएगी मुझे, तो इसके लिए फ़्लाइट तो इंडिगो की लेनी है। अब इंडिगो में ट्रैवल करके कोई खुश नहीं है, लेकिन आप करेंगे इंडिगो ही ट्रैवल। ये देखिए, ये अपने आप में एक बहुत कंपनी की एक बहुत विशिष्ट चीज़ है। आज की डेट में अगर आप मुझे चॉइस देंगे तो अगर विस्तारा, खैर ब्रांड ख़त्म हो गया वो, आज की डेट में मुझे कहते कि आप बिटवीन विस्तारा एंड ये क्या चुनेंगे, तो मैं ऑब्वियसली विस्तारा चुनता। लेकिन मैं अब मैं जैसे कश्मीर गया था, मेरे पास स्पाइस जेट की डायरेक्ट फ़्लाइट का ऑप्शन था, फिर भी मैंने हॉपिंग फ़्लाइट ली। स्पाइस जेट की डायरेक्ट फ़्लाइट सस्ती थी, इंडिगो की हॉपिंग फ़्लाइट महंगी थी, फिर भी मैंने इंडिगो की हॉपिंग फ़्लाइट ली और वो उसका फैसला सही निकला, क्योंकि वो स्पाइस जेट की फ़्लाइट 12 घंटे लेट थी। आपकी पूरी हॉलिडे ख़राब हो गई। 12 घंटे अगर फ़्लाइट लेट हो गई, आपकी पूरी हॉलिडे ख़राब हो गई, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये इंडिगो के पास अब एक ऐसी पावर आ चुकी है और इसका मार्केट शेयर बढ़े जा रहा है। आज की डेट में 67-68% तक आई थिंक पहुँच चुके हैं हम। बढ़े जा रहा है इसका मार्केट शेयर, कम नहीं हो रहा है। और ये आई थिंक मैंने वीरू ने कई बार बात की है, ये केस स्टडी है, ये स्टॉक नहीं है, ये केस स्टडी है। मैं अभी वो पे कर रहा था अनुज बैठ के, हाँ वो डिफरेंशियल चार्जेस जो है ना आप सैंडविच के, सीट के, खैर अब तो ट्रैवल इतना कर लेते हैं कि वो कोने वाली सीट का मोह होता नहीं है ना। अदरवाइज इतना पे किया ना मैंने, कभी फैमिली ट्रैवल होता है ना तो बेटी के लिए लेनी है वो विंडो सीट, इतनी नहीं होता, कंफर्ट होता है। नहीं वीरू, मोह तो एक समय पे विंडो सीट का हुआ करता था। अब तो विंडो सीट सबसे खराब लगती है। अब तो विंडो सीट सबसे खराब लगती है। अब तो आप सबसे पहले आयल सीट ढूंढते हैं ना, तो वो हाँ तो वो टिकट पहुंचते कुछ और ही दाम पे पहुंच जाता है। बट स्टिल यस, सही कहा आपने, आप प्रेफर करते हैं इंडिगो को, इसमें कुछ राय नहीं। मेरी दोनों टिकट आने जाने की इंडिगो की है। चलिए इस पे एक चेक ले लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी पूछते हैं उनके फंड में है क्या। आशीष, है क्या फंड में? बिल्कुल है अनुज, और बहुत बार इस स्टॉक की चर्चा आपके चैनल पे भी की है। 4000
4,200 के लेवल से हम कंसिस्टेंटली इस स्टॉक को एक टॉपिक के तौर पे भी इसका डिस्कशन हुआ और हमारा ये मानना है कि बहुत सारी चीज जो है वो इंडिगो के फेवर में चले गई। एक तो फॉलिंग क्रूड प्राइसेस, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट भी इंडिगो को मिला। ऑलमोस्ट 62% का मार्केट शेयर इस समय पे इंडिगो ओन करती है और जिस तरह से इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स देके रखे हैं, तो हमें लगता है कि जो एक तरीके का एक जो बढ़ते हुए एयरपोर्ट्स और साथ में नंबर ऑफ फ्लाइट्स, ये दोनों का एडवांटेज पूरा इंडिगो को मिलेगा। ऑक्यूपेंसी रेट्स काफी इंप्रूव हुए और इस सब के बाद भी आप देखेंगे कि कंपनी जो है वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो जिस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमें देखने को मिल रही है, उसके सामने आज भी एक बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन है। जैसे अगर से हम यही देखें कि 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 47%, 47% से बढ़ रही है, वहीं टॉप लाइन ग्रोथ 68% से कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज के साथ ये कंपनी काम कर रही है, तो हमारे पोर्टफोलियो में बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अपसाइड में स्टॉक 55-5600 तक की जगह मीडियम टर्म में आपको दिखाता हुआ भी नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन पिक रहेगी और एज अ डिस्क्लोजर पोर्टफोलियोज में बना हुआ है स्टॉक। बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, आज नया ऑल टाइम हाई लगाया इंडिगो ने। 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले लेंगे सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से, उसके बाद चलेंगे मानस जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, फिर चलेंगे प्रशांत सावंत जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और आशीष चतुर्मोहता जी के पास एक मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी आपसे शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा टॉरेंट पावर में। टॉरेंट पावर एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ में मूव कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है 1500 1520 इसको बहुत ही जल्द आते हुए मिलेगा। तो टॉरेंट पावर का 1500 का कॉल ऑप्शन जो रफली 15 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 9 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 21 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 27 इसके नेक्स्ट टारगेट आ सकते हैं। ओके, टोरेंट पावर 1460 पे कॉल ऑप्शन आपको लेनी है। मानस जी के पास चलते हैं आज के फिर सुपरस्टार के लिए। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं? देखिए मेरी नजर एपीएल अपोलो पे है, जहां पर स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर आपको करीब 100-150 रुपए की पोजिशन बेस पे एक मूव देखने को मिल सकता है। तो एपीएल अपोलो के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1 से 2 दिनों का ट्रेड होगा। 1510 के प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस 1489 का लगाना है, लेकिन 1550 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एपीएल अपोलो के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 1500 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 30 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स एफएनओ सुपरस्टार के लिए अब चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं कविता जैन के पास। कविता जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। ओके, सो चार्ट का चमत्कार मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय एयरटेल जो मैं कॉल आपके साथ शेयर की थी उसी को एक्सटेंड कर सकते हैं आप। 1704 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। प्राइस टारगेट 720 के लिए आप इसे एक्सटेंड कीजिए। स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं। 1695 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके, कविता जी का चार्ट का चमत्कार भारतीय एयरटेल। मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोहता के पास चलते हैं। आशीष बताइए क्या पिक किया आपने? तो अनुज, स्पेशलिटी केमिकल स्पेस से स्टॉक रहेगा, इसकी चर्चा पहले भी हमने की है और आज एक मुझे फर्दर कंफर्मेशन आ रहा है, वो है गुजरात फ्लोरो। एक बहुत ही बढ़िया मेरे हिसाब से ट्रेंड ब्रेकआउट इस स्टॉक में हुआ है, जो काफ़ी समय से ये स्टॉक 3800 से 4000 की एक ट्रेजेक्ट्री में अपने आपको कंसोलिडेट कर रहा था। आज इवेंचुअली उसके ऊपर निकलते हुए जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो रैली की अपसाइड है वो 4600 तक आती हुई नजर आएगी और इसके मूलतः कारण ये कि एक तो ये जो कंपनी है रेफ्रिजरेंट गैसेस के अंदर में है और रेफ्रिजरेंट गैसेस के अंदर में प्राइसेस में एक अच्छा खासा इजाफा हुआ, खासतौर पे HCFC 22 में, और साथ ही साथ हम R22 R23 जैसे जो गैसेस है, 32 जो गैसेस है उनके अंदर में प्राइस हाइक हुआ, उसका बेनिफिट गुजरात फ्लोरो SRF जैसी कंपनीज को देखने को नजर आएगा। दूसरा, फ्लोरो पॉलीमर्स में अगर से मैं देखूं तो ये कंपनी लीडिंग प्रोड्यूसर है, जहां पर पे काफी डिफरेंट तरीके के फ्लोरो पॉलीमर्स और फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स ये कंपनी बनाती है और उसमें कहीं ना कहीं लीडर है। और तीसरा जो मुझे लगता है कि एक जो टेलविंड खास तौर पे कंपनी पकड़ रही है वो है बैटरी सेगमेंट के अंदर पे। वहां पर पे कंपनी ने एक नई सब्सिडी क्रिएट की है जिसका पूरा फोकस ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केमिकल्स को बनाने के लिए रहेगा और वहां पे भी मुझे लगता है इसके नंबर्स 2026 तक आते हुए आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वहां से एक नई ऑप्शनैलिटी कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए गुजरात फ्लोरो मेरी टॉप पिक रहेगी। ऑन डाउन साइड 3800 पे एक बहुत बढ़िया बेस बना है, ये बेस अगर से होल्ड करता है तो 4600 तक के लेवल्स मैं समझता हूँ स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS में बना हुआ है।
ओके, 4 ट्रेड्स पिक किए हमने यहाँ पे। पहला ट्रेड पिक किया था हमने शिल्पा जी के सौजन्य से, टोरेंट पावर की कॉल। मैं आपके सामने एक एक करके सारे देता हूँ ट्रेड्स। कॉल यहाँ पे 1500 की, वर ए पॉसिबल टारगेट 2127, 9 का स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे। मानस जी ने एफएन सुपरस्टार पिक किया और उनकी कॉल रही एपी अपोलो ट्यूब्स फ्यूचर्स 1550 के लक्ष्य के लिए। चार्ट का चमत्कार कविता जी ने पिक किया। भारतीय एयरटेल पे उनका दिल आया हुआ है, उससे हटने को तैयार नहीं है। आज भी यहाँ पर भी उनकी वकालत भारतीय एयरटेल की है। 1706 पे 20-30 का लक्ष्य, 1695 का स्टॉप लॉस। और आशीष चतुर्मुता जी ने आज मिड कैप फंड पिक किया। गुजरात फ्लोरो 4600 का टारगेट, 3800 का यहाँ पर स्टॉप लॉस। निफ्टी एग्जैक्टली अब देखिए 23,200 की डगर को, 23,200 के स्तर को पकड़ के चल रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो कॉल दी गई थी गोदरेज सीपी दैट्स डूइंग वेल, डे हाई पर आके ट्वीट कर रही है। मेरे ख्याल से प्रकाश सर ने वो कॉल पिक की थी। एक बार लिखे आइएगा जरा प्लीज़ गोदरेज सीपी को। और गोदरेज सीपी ये देखिए, प्रकाश सर बुक कर लें या इट्स अ कैंडिडेट टू कैरी? आई कैन कैरी, बिल्कुल। 1100 एक राउंड फिगर है नो डाउट, लेकिन अब तक इसमें जो स्ट्रेंथ है वो लगता है कि जैसा सेटअप बना हुआ है कल एक अपमूव मिलना चाहिए। पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट एडवाइजर बाकी ले जाइए। कल एक मूव और मिलना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट चाहे तो कर लें, वरना 1150 के बड़े टारगेट के लिए रखें, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल शेयरों की बात करते हैं, यहाँ पर भी आज अच्छी तेज़ी है। अगर पूरे साल की बात करें तो मेटल्स क्लियरली सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। तेज़ी के कारण गिराने के लिए यतिन के पास वापस चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मेटल शेयरों में एक जोरदार तेजी आपको देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें तो टॉप परफॉर्मिंग आपको सेक्टर ये दिखाई पड़ रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ईयर टू डेट मेटल इंडेक्स में आपने लगभग 7% का गेन देखा है। और कहीं ना कहीं ये जो मेटल शेयर्स हैं ये चमक रहे हैं, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने कहा है कि आगे जाके आधे % से ज़्यादा की ब्याज दरें कट हो सकती हैं इस साल में। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली डॉलर इंडेक्स की तो यहां से भी मेटल शेयरों को आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। आज की बात करें तो मेटल इंडेक्स 2025 का टॉप गेनिंग सेक्टर है। और कॉपर की बात करें तो 10 महीने के सबसे उच्चतम सपाटी पे आपको कॉपर ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है एलएमई पे और चाइना में। ईयर टू डेट कॉपर में 28% की जबरदस्त रैली हुई है और इस हफ्ते ही केवल 4% का मूव आपने कॉपर में आता हुआ देखा है। एल्यूमिनियम में भी 5% की ईयर टू डेट आपको गेन्स आती हुई नजर पड़ रही हैं। और मार्च के महीने में ही चाइना में एचआरसी के दाम यानी स्टील के दामों में लगभग 20% का आपने मोमेंटम देखा है। भारत में भी 12% की डीजीटीआर ने एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है 200 दिनों के लिए, जिसके कारण स्टील स्टॉक्स को भी सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखें सारे के सारे मेटल शेयरों का तो हिंडाल्को यहाँ रिटर्न्स को देख रहा है सबसे जबरदस्त टाइप का 18% का गेन। जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील में 15% की बढ़त और वेदांता और एनएमडीसी जैसे काउंटर्स में भी 5 से 7% की आपने जबरदस्त रैली देखी है। बिल्कुल, मेटल सेक्टर में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ अब देखिए मेटल सेक्टर में जो तेजी है और निफ्टी का मेटल इंडेक्स 5 से 6% अभी और चढ़ सकता है। हमसे खास बातचीत में 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन ने कहा है कि डॉलर जितना कमजोर होगा मेटल उतना ही चढ़ेगा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। दिस इज अ ग्लोबल रैली जिसमें हमारा ओवरबॉट होना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट अगर डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो उसमें बेसिकली अभी मेरे को जो हमारे चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है कि एक 5 से 6% टेक्निकली आपको हमारे मेटल इंडेक्स में भी अभी अप मूव बाकी है। तो मार्केट के साथ ऑब्वियसली अगर हम 3-4% कंसोलिडेट करते हैं तो वो भी करेगा, बट यहाँ से अगर 5% ऊपर दिख रहा है तो आई वुड से कि सारे स्टॉक्स में है। चार्ट्स वाइज जो हमारी टीम ने देखा है वो हिंडाल्को का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो बेसिकली अगर बाय चांस आपको 660-65 मिले तो वो बहुत अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने का। और ऊपर में अगर ये रैली चली तो ये आपको लगभग 780-800 का दाम भी दे सकता है। 1-1.5 साल का व्यू है तो वो my chartist is even more bullish about it than that level, but I think वो एक world situation के ऊपर है। but उसका manifestation अगर आप देखेंगे तो will be automatically opposite on the auto because cost बढ़ेगी, sales already weak है। तो दो आपको एक relief rally auto में दिख रही है। अगर metals काफी तेज चढ़ा तो I would start getting cautious on the auto sector। तो मेटल में और 5 से 6% की रैली और उम्मीद की जा सकती है, ऐसा कहना है अनु जैन जी का। आशीष जी, जिस तरीके से मेटल सेक्टर में रैली देखने को मिल रही है, ब्रोकरेज भी बुलिश, आप क्या एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल इस स्पेस में?
नहीं बिल्कुल देखिए निफ्टी मेटल बहुत ही जबरदस्त लग रहा है और एक अच्छे हमें चाहे एल्यूमिनियम की आप रैली देखें, कॉपर की देखें, जिंक की देखें या इवन प्रीशियस जो कमोडिटीज हैं, चाहे सिल्वर की बात करें, सभी में अच्छे ट्रेंड है। और जैसे अभी मैं सुन रहा था बिल्कुल जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स में गिरावट आएगी, एक इनवर्स कोरिलेशन है बिटवीन डॉलर इंडेक्स एंड कमोडिटीज इंडेक्स, तो कमोडिटीज में तेजी बनेगी और उसके चलते बिल्कुल एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियोज में इसके एक्सपोजर कुछ स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज के थ्रू है और हम इनके अंदर कंसिस्टेंटली अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो निफ्टी मेटल इंडेक्स है वो जो 90 टू 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका पोटेंशियल है 10,500 तक जाने का, जिसके चलते पूरे स्पेस में काफी पॉजिटिव मूव्स देखने को नजर आएंगे। ओके, निफ्टी मेटल 9257 पे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। प्रशांत सावंत इस बीच जुड़ चुका है हमारे साथ। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी विजय जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आईसीआईसीआई प्रू एक रेंज ब्रेकआउट की ऑलमोस्ट कगार पे खड़ा है और करीबन 580 के आसपास आ चुका है। मुझे लग रहा है 585 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा, डे लो 565, 565 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी। और यहाँ पे जो टारगेट मुझे लग रहा है वो होगा बिल्कुल एक गैप जोन है 620, 620 को आप एक टारगेट की तरह मान सकते हो और 620 के ऊपर सस्टेन करे, नेक्स्ट लेवल 640। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और 4 दिनों से मार्केट में तेज़ी है, हालांकि अगर क्वांटम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि 1 महीने से तेज़ी चल रही है। 1200 पॉइंट, 1000 से 1200 पॉइंट की रैली निफ्टी में हो चुकी है। इस पर क्या भरोसा करें, किन सेक्टर्स पर यहाँ से भी बाइंग हो, कहाँ पर आप थोड़ा दूर रहकर चलें, इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ आज कोटक महिंद्रा एएमसी के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। 15 दिन में सेंटिमेंट पूरा पलट गया और कहाँ हम 21,800 पर थे, कहाँ हम अब 23,200 पर। क्या बदला आपके हिसाब से? क्यों चेंज हुआ इस तरीके से मार्केट में मूड माहौल, और अब क्या करना है? अनुज देखिए, ये तो एक ओवरसोल्ड रिएक्शन था मार्केट में। करीब करीब 2 महीने तक लगातार मार्केट नीचे जा रहा था और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में डेफिनेटली एक पुल बैक रैली आया हुआ है और काफी शार्प रैली भी है जैसे आपने बताया। लेकिन यहाँ से आगे कुछ ट्रेडिंग सेशंस के बाद आई थिंक सभी के नज़र चौथी तिमाही के नतीजों पे हो जाएंगे और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या किन सेक्टर से एक तरफ से उम्मीदें जो हैं वो बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे और उस हिसाब से मार्केट का एक मूव बनेगा। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड था वो तो हमारे हिसाब से काफी कुछ प्ले आउट हो चुका है। तो अभी भी इस रैली पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब इसका आप ये कहेंगे कि इस रैली में अभी बहुत ज़्यादा ये उम्मीद ना बनाए कि मार्केट अब वापस प्रीवियस हाइज पे जाएगा? बिल्कुल अनुज जी, अभी भी लग रहा है कि जो अगले 2 तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं उसमें कुछ खास ऐसे उम्मीद रखने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्टेशन से बेहतर कुछ खास नहीं आने वाला है। अगर वैसा नतीजे आएंगे तो ये भी बोलना मुश्किल रहेगा कि यहाँ से री रेटिंग किस बेसिस पे मार्केट का होगा। जरूर जैसे ओवरऑल ग्लोबल क्यूज थोड़ा बहुत सोबर हुए और अपने मार्केट्स में भी जो एक ओवरसोल्ड लेवल था वहां से एक पुल बैक आया है। लेकिन जब तक अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में कोई अच्छा खासा बदलाव नहीं दिखेगा तब तक फंडामेंटली इस रैली में ज्यादा सपोर्ट दिखाई नहीं देगा। अच्छा हर्षा जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। प्रीएम्प्ट करना कुछ बिल्कुल आपने बात वाजिब कही कि ये एक जो शॉर्ट कवरिंग रैली थी वो अपने शायद एक बहुत मैच्योर स्टेज में आ चुकी है, लेकिन अगर नज़दीक खड़े अर्निंग सीजन को थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना हो, जो हमें लास्ट में एक सेंस मिली थी जिसमें एनबीएफसीज और बैंक्स ने फिर भी ठीक ठाक किया था, आपके अनुमान में अर्निंग्स ज़्यादा अच्छी कहाँ रह सकती हैं जिसको बाजार हाथों हाथ ले सकता है, थोड़ा प्रीएम्प्ट करना हो तो? देखिए, ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ तो चौथे तिमाही में तीसरी तिमाही से बेहतर आएगा, ये लार्ज कैप के लिए हमारा अनुमान है। लेकिन इतना भी बेहतर नहीं होगा कि पूरा जो एक ट्रेंड जो दिख रहा है अर्निंग्स का वो रिवर्स होके काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे आ जाएगा। लेकिन कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे मेरे हिसाब से अर्निंग स्टेबिलिटी दिखाई देगा या डिसेंट अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई देगा। बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज, इवन आईटी सेक्टर में इस तिमाही के नतीजे ठीक ठाक होने चाहिए।
आपके जो भी इंडस्ट्रियल कैप गुड्स के जो नतीजे आएंगे वो भी ठीक ठाक रहेंगे और वहाँ पे वैल्यूएशंस भी काफ़ी कुछ करेक्ट हो चुके हैं। और एक ट्रेंड से अलग अगर देखना है तो पिछले कुछ तिमाहियों से केमिकल्स के जो नतीजे आ रहे थे वो काफ़ी निराशाजनक आ रहे थे। हमें लगता है कि इस तिमाही से एटलीस्ट स्पेशलिटी केमिकल्स में एक तरफ से काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग्स रिवाइवल दिखना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो यही एक सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी कुछ अंडर परफॉर्मेंस भी था 2024 में और अगर आप ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा किया हुआ है। जबकि मार्केट इतना गिर चुका है तभी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो हमें लगता है यहाँ पे नतीजे भी वही डायरेक्शनली दिखाएँगे और यही यही कुछ खास सेक्टर्स हैं जहाँ पे नतीजे या तो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस रहेंगे या तो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। जी। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि रैली को लेके आप उतने कॉन्फिडेंट हैं नहीं। क्या इस बाजार की रैली के सामने आपको एक अर्निंग ही हर्डल नजर आता है या फिर कोई और भी चैलेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वैल्यूएशंस जो 4 साढ़े 4 साल का जो रैली था उसमें जो एक्सेसेस हुए थे वो 2 वीक या 2 महीने की करेक्शंस में ठीक हो जाते हैं और अभी तो अगर आप पिछले हफ्ते का मार्केट मूव देखते हैं तो बिल्कुल ही कुछ करेक्शन का नज़र नहीं आ रहा है एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे। तो उस हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में रीसेट हो चुका है या काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है और उसी हिसाब से अगर आप अर्निंग्स भी देखेंगे तो वहाँ पे कोई ऐसी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी भी। तो इसीलिए लगता है कि ये एट बेस्ट कंसोलिडेशन रैली रहेगा और साइडवेज कंसोलिडेशन होगा और एट वर्स्ट हो सकता है कि वोलेटिलिटी फिर कुछ समय के बाद फिर वापस आए। ये जो केबल और वायर स्टॉक्स हैं हर्षा जी, ये हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में और आप किस तरीके से देख रहे हैं इस न्यूज़ फ्लो को? क्या ये एक पेंट मोमेंट जिसकी बात हो रही है, क्या ये वही है या फिर थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है? देखिए, काफ़ी कुछ रिएक्शन तो पेंट सेक्टर में जैसे हुआ था वैसे ही हो रहा है। जब एक नया बड़ा खिलाड़ी इस क्षेत्र में कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनाउंसमेंट करता है तो ऑब्वियसली ऐसा रिएक्शन दिखाई देता है। लेकिन स्लाइटली जो डिफरेंट है इस सेगमेंट में हमारे हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी अच्छा खासा है और पेंट्स सेक्टर से बेहतर है। तो इसलिए हो सकता है कि ये शायद लॉन्ग टर्म डीरेटिंग जर्नी नहीं है, हो सकता है कहीं न कहीं ये स्टेबिलिटी आ जाए। और नए कैपेसिटी आने में भी आपको 1.5-2 साल का टाइम है। तो वहाँ तक तो जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चल रहा है उसका नतीजे पे भी असर पड़ेगा और वैल्यूएशंस पे भी काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। तो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल पेंट जैसा शायद ना बिहेव करे, लेकिन थोड़ा बहुत सतर्क तो रहना ही चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन से यहाँ पे बहुत महँगे थे और उस कारण से भी एक जो नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे एक बार स्टेबिलिटी आने तक थोड़ा वेट करना चाहिए। अच्छा हर्षा जी, जो एक सीजनल एडवांटेज होता है, आई मीन गर्मियों के आने का, उसमें पावर, उसमें आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को रख सकते हैं, वाइट गुड्स सेगमेंट को, एसीज को, बट दिक्कत यह है कि स्पेशली फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड वाइट गुड्स सेगमेंट कि इस बार मेटल प्राइसेस काफ़ी फर्म है जो कि शायद इस ऑटो को भी काफ़ी परेशान कर रहा है। बट मोर और लेस आपकी पावर पे और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पे वोल्टास हो गया, हेवल्स हो गया, इन पर व्यू क्या है आपका इस वक्त? दोनों पावर सेगमेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन बिटवीन द टू हमें लगता है कि पावर सेक्टर में वैल्यूएशंस काफ़ी ठीक ठाक है और करेक्शंस भी थोड़ा लंबा चल चुका है। तो उस हिसाब से डाउनसाइड शायद लिमिटेड होगा पावर सेक्टर में कंपेयर टू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में शॉर्ट टर्म जो इंडिकेशंस हैं डिमांड का या प्रॉफिटेबिलिटी का, वो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं, तो इसलिए भी थोड़ा वहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, सावधानी रखने के लिए चाहिए। फिलहाल ये रणनीति आप अपनाएं। लेकिन आईटी सेक्टर को लेकर सवाल है हर्षा जी, जिस तरीके से हमने पेन देखा, फिर एक रिवाइवल भी देख रहे हैं आज के सत्र में, इस पर्टिकुलर स्पेस को लेकर आपकी क्या राय होगी? काफ़ी वोलेटिलिटी झेल रहा है ये स्पेस। देखिए, अभी तो हाँ, हमारे हिसाब से ये जो डाउन ट्रेंड आया है ये नैस्डैक का करेक्शन को लेके चलते हुए और
यूएस इकोनॉमी पे जो व्यू बन रहा है कि एक तरफ से हार्ड लैंडिंग हो सकता है और उस हिसाब से डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग शायद थोड़ा बहुत नरम हो जाएगा, ये सब व्यूज आ रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये शायद लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड नहीं है, और जैसे जैसे गाइडेंस आएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का अगले कुछ 15-20 दिनों में, तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी स्टेबिलिटी दिखना चाहिए। और हमें लगता है कि यहाँ पे जरूर एक अच्छा खासा एक्सपोजर रखना चाहिए और वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्ले आउट हो। अच्छा हर्षा जी, मैंने जो अभी पावर का जिक्र किया उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पीएसयूज में भी है, बट पीएसयूज इस बार थोड़े से अच्छे मूड में है। दो प्रश्न है सर। ये पीएसयूज का कार्नेट शुरू हुआ था लास्ट मई जून में, CY24 में। हमारे कॉलर शोज में अधिकतर प्रश्न यही आते हैं कि ट्रैप हैं डिफेंस में, रेलवे में। एक तो इस मूव में आपको कोई ठोस रीज़न नज़र आता है, और अगर हाँ तो चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रेलवेज हो या फिर OMCs हो, कहाँ पर बेट करना चाहिए इस वक्त? और एक और चीज़, कहाँ पे लोग अपने आप को एवरेज आउट भी कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है जो पहले भी मैंने आपके शो में कह चुका हूँ कि पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर ऐसे टॉप डाउन एवेल्युएशन नहीं करना चाहिए। हर एक बिजनेस अलग होता है, पीएसयूज में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। और जब हम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एनालाइज करते हैं तो बॉटम अप एवेल्युएशन करते हैं, कौन से सेक्टर में कैसा बिजनेस है, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है वो सब पीएसयूज को एक ही बराबर एवेल्युएट करते हैं, वो सही नहीं है। हर एक का अंडरलाइंग बिजनेस वैल्यूएशन और ग्रोथ मोमेंटम, ये सभी चीजें देख के फिर आगे बढ़ना चाहिए। और विद इन पीएसयूज हमें लगता है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस, डिफेंस और ऑयल एंड गैस एंड पावर, ये सभी क्षेत्रों में अभी भी अच्छा खासा अप ट्रेंड आने का उम्मीद है। तो हमें लगता है कि काफी कुछ सेक्टर्स में यहाँ पे वैल्यूएशन करेक्शंस भी अच्छा खासा हो चुका है, तो एक ओवरवेट एक्सपोजर रखना चाहिए। लेकिन वो बॉटम अप एवेल्यूएशन के बाद, ऐसा तो नहीं है कि वो पीएसयूज हैं इसलिए हम उसके ऊपर पॉजिटिव हो। ओके, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, मेटल्स पर अब आपका क्या व्यू होगा? इस साल का सबसे शानदार सेक्टर। अनुज, फ्रैंकली हमारा व्यू कुछ खास बन नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मूविंग पार्ट्स हैं ग्लोबली। अगर आप देखेंगे टैरिफ्स हैं और क्या होगा, जो एक्सेस कैपेसिटीज हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आज अब हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप इस साल का मूव देखेंगे तो डिस्पाइट ऑल दीज नेगेटिव्स ये सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। लेकिन हमारी जो पोजीशंस है वो मोर और लेस बॉटम अप एवेल्युएट करके फिर पोजीशंस लिए हैं। ऐसे टॉप डाउन व्यू तो मेटल्स पे नहीं बनाए हैं। हम थोड़ा और क्लैरिटी के लिए वेट करेंगे और उसके बाद शायद कुछ व्यू ले सकते हैं। आज के दिन में हमारा जो भी पोजीशंस है वो स्टील और एल्यूमिनियम में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और निफ्टी देखिए 23,191 के लेवल पर फिलहाल कारोबार कर रहा है 283 अंकों की बढ़ोतरी के साथ। लेकिन अनुज जी, सवाल ये कि जिस तरीके से रैली आज के सत्र में देखने को मिली, इनफैक्ट कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि प्रॉफिट बुकिंग करना भी चाहिए या नहीं, और कल के लिए क्या अप्रोच रहेगी अब फिलहाल? हाँ, प्रॉफिट बुकिंग करना है कि नहीं, क्योंकि देखिए ये सवाल इंट्राडे में तो थोड़ा सा इजी होता है, आप कह देते हैं कि स्टॉप लॉस लगा दें। क्लोजिंग में हमेशा ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैक टू बैक चौथा दिन है जी। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बैक टू बैक चौथा दिन है तो क्या हुआ, बैक टू बैक 10 दिन गिरे भी तो थे। हाँ, लेकिन ये है कि 4 दिन में तेज़ी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरा ये मानना है कि श्रेया कि कल ना मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। कल फ्राइडे है, थोड़ा सा लोग अपने प्रॉफिट को शायद घर भी लेना चाहें। मार्केट चला भी काफ़ी है 4 दिन से, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बस बुक कर लें। एक और गैप अप हो गया तो क्या करेंगे? जो मैंने कल अप्रोच रखी थी मैं वही अप्रोच आज रखूँगा। कल मैंने एक अप्रोच ली थी कि आप 22,800 का पुट ले जाएँ और उससे हेज करें। 35 रुपये की थी वो पुट, आज निफ्टी 285 पॉइंट भागा है, उस में से 35 रुपये आप बेसिकली निकाल दीजिए, आपको फिर भी 250 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। आज मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी पोजीशन को हेज करें। अब अगले हफ्ता मतलब महीने मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि लॉजिकल स्टॉप लॉस काफ़ी दूर हो गया है। पहले तो मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों इस पुट की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। लॉजिकल स्टॉप लॉस काफ़ी दूर हो गया है। हमारी अप्रोच क्या है कि प्रीवियस डे के लोगों को आप इससे पहले वाली लाइन आप हेज करके आप स्टॉप लॉस मान के चले। लेकिन आज का अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आज का लो
यहाँ से करीब करीब 350 तो नहीं, और मुझे निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए, 22,974 लो था, तो करीब करीब 226 पॉइंट, 227 पॉइंट दूर है। उतना बड़ा स्टॉप अगर आप नहीं लगाना चाहते तो 23,000 की पुट खरीद कर अब आप अपने आप को हेज कर दें। कल सुबह ये हो सकता है कि इस हेज में आपको थोड़ा लॉस हो जाए, लेकिन अगर बाई चांस एक बड़ा गैप डाउन हो गया तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, बड़ा गैप डाउन हो भी गया ना अगर, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे बाइंग आ जाएगी वापस, तो एनीवे पुट आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। वरना वो 60 रुपये के पुट मैक्सिमम क्या होगा, आपको 30 रुपये में निकलना पड़ेगा उसमें से, लेकिन उससे ज़्यादा आपका निफ्टी चलेगा तो आपको एटलीस्ट हेज करेगा, आपको रात को एटलीस्ट ये कंफर्टेबल नींद आएगी इसमें। और कल सुबह इस हेज को निकालते हैं चाहे तो। बैंक निफ्टी मैं अभी भी मुझे लग रहा है कि मूव बाकी है। जो 200 डे मूविंग एवरेज का टेस्ट है 51,000, वहाँ तक मुझे लग रहा है जाने की तैयारी हो रही है बैंक निफ्टी में। तो ये मूव मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद थोड़ा सा पेंडिंग है, तो ये मेरी कल के लिए अप्रोच रहेगी। वीरू, BTST ट्रेड्स की शुरुआत करें फिर? जी हम BTST ट्रेड्स लेते हैं और शुरुआत करते हैं प्रकाश सर से। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप कल के लिए? बिल्कुल, गुड इवनिंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है मैरिको, सेफ बेट, 632 पर ट्रेड कर रहा है, 3 रुपए का स्टॉक का, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 640 टू जोन 650, ये एक जोन है मेरे ख्याल से, वहां तक आना चाहिए मैरिको, गाबा सर का BTST ट्रेड। शिल्पा जी, आपका BTST? जी ओबरा रियलिटी में रहेगा 1620 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 1680। ठीक है, ओबरा रियल्टी BTST ट्रेड शिल्पा जी की तरफ से। कविता जी, आप बताइए क्या पिक कर रही हैं आप BTST STBT? सो श्रेया जी, डिफेंस में अच्छे मूव रहे हैं और मुझे लगता है HL का मूव फर्दर एक्सटेंड होना चाहिए। सो सिंस 2 दिन से एक अच्छा मूव लग रहा है, तो बुल स्प्रेड के साथ आप हेज करके अपनी पोजीशन को जा सकते हैं। 3850 का कॉल आप बाय करें जो अराउंड 61 रुपीज के आसपास है। ऊपर 4000 का कॉल सेल कर सकते हैं जो कि 20 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा 1:2.65 का, 6000 का मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड 17,000 का होगा। तो HL के एक बुल कॉल स्प्रेड के साथ आप जा सकते हैं। ओके, ये 4000 की बेची आपने, 3800 की ली है? 3850। 3850 की, ठीक है। नहीं, मैं सेल तो आपने 4000 की 3850 की आपने कॉल ली, ठीक है। सौमिल, आपका ट्रेड क्या होगा? मेरा ट्रेड बाई साइड पे होगा। मिड कैप IT का स्टॉक है, बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट, और इसका एक ओवरसोल्ड स्टॉक है। एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है आर्ली चार्ट्स में, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। फ्रेश बाय सिग्नल है। स्टॉप लॉस 395, टारगेट 440। बिरला सॉफ्ट। प्रशांत जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? तो अनुज जी, यहाँ पे मुझे एक कन्विक्शन नजर आ रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, HUL में, क्लोजिंग अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज, क्लोजिंग विद हाईएस्ट वॉल्यूम एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। तो यहाँ लॉन्ग जाना चाहूंगा मैं। स्टॉप लॉस रखूंगा 2215, 2215। यहाँ से टारगेट मुझे 2300 से लेके 2325, 2300, 2325 यहाँ तक नजर आ रहा है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स FMCG स्पेस में आज अच्छी रौनक भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखेंगे डे हाई पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स FMCG सेक्टर के क्लोज होते नजर आ रहे हैं फिलहाल। मानस जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? देखिए, कल के लिए आयशर मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पे स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है। एक गैप में ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से गैप के अपर बैंड को टच करने की कोशिश करेगा। तो आयशर मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। 5227 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस आपको 5189 का लगाना है, लेकिन टारगेट आपको 5300 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। तो आयशर मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। आयशर मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। आप चलते हैं यतिन के पास। आज डीलिंग रूम से कौन से 2 स्टॉक्स पर BTST STBT रिकमेंडेशन आ रही है? यतिन, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले है इंडियन होटल्स। यहाँ शॉर्ट कवरिंग का मूड देखने को मिल रहा है। डीलर्स यहाँ BTST की रणनीति सुझा रहे हैं क्योंकि ओपन इंटरेस्ट लगभग 6% घटा है और डीलर्स को लगता है यहाँ से फर्दर FI आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 825 के टारगेट्स के साथ ये लोग मार्च फ्यूचर्स में खरीदारी की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। हालांकि सीमेंस एक काउंटर है जो डीलर्स को अभी भी वीक लग रहा है। STBT की एडवाइस वो दे रहे हैं क्योंकि FI के सेल फ्लोज ये काउंटर में कंटिन्यूड है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि यहाँ 50-60 रुपए की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है और लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको मार्च के फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को कंटिन्यूड वीकनेस दिखाई पड़ रही है। ओके, सीमेंस में कंटिन्यूड वीकनेस है, तो ये आज एक और स्टॉक टू वॉच होगा। कुछ देर में ब्यूरो के पास चलेंगे, मार्केट ब्रेथ भी जानेंगे आज की कैसी रही।
लेकिन इससे पहले ज़रा एक बार कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जहां थोड़े से मूव्स इंटरेस्टिंग आ रहे हैं इस समय ट्रेड में। भारत फोर्ज करीब करीब 5% ऊपर, क्लियरली आज का बिग स्टॉक भारत फोर्ज ही रहा। लेकिन सितंबर से गिर रहे बाजार को मार्च में जो राहत मिली है उसमें उसकी बात करते हैं। इस रिकवरी में सबसे ज़्यादा मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयर चमके हैं। रिकवरी की डिटेल जानते हैं मिताली के साथ, नंबर्स के साथ। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो भी इन्वेस्टर्स की मुस्कुराने की वजह बन चुके हैं और मार्केट रिकवरी मूड पर है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छे इंडेसेस परफॉर्म करते नजर आए हैं वो है स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप इंडेसेस। यहाँ पे डिफेंस, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी स्टॉक्स में प्रीडोमिनेंटली अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सिर्फ मार्च की बात करें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ से 30 से 35% के रिटर्न्स की यहाँ पे आते हुए नजर आए और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं उनमें शामिल जो अपने 52 वीक हाई के पास पहुँचते हुए नजर आए। मार्च में अगर हम देखें तो निफ्टी 3 से 4% करेक्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन ये इंडेसेस पर्टिकुलरली निफ्टी के स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स 7 to 8% की रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर नजर डालें तो मिड कैप में JSW इंफ्रा यहाँ पे 28% की अच्छी ग्रोथ दिखाई है सिर्फ मार्च में। साथ ही मजगांव डॉक, सोलर इंडस्ट्रीज, वोल्टास, तो डिफेंस स्टॉक्स के जैसे डिफेंस सेक्टर जैसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर डिफेंस स्टॉक्स के काफ़ी सारे नाम इस लिस्ट में शामिल है। फिर टोरेंट पावर, भारत डायनामिक्स, पूनावाला फिनकॉर्प, CG पावर भी यहाँ पे शामिल नजर आए। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो आर्केन केमिकल, अवंती फीड, जैसे कि बजट में डिस्कशन, बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ था फिशरी स्टॉक्स को लेके, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अपसाइड मूव देखने को मिले। 30% से ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिली है स्टॉक्स की। वहीं माइक्रो कैप में अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, गैब्रियल इंडिया, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, कावेरी सीड्स, जुनिपर होटल्स, इसमें भी हमें काफ़ी सारे अपसाइड मूव्स देखने को मिले। तो ये वो स्टॉक्स है जहाँ मार्केट अभी रिकवरी के मूड पे है, बट ये स्टॉक्स निफ्टी से भी ज़्यादा रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक्स निफ्टी से भी ज़्यादा रैली करते हुए नजर आए फिलहाल। शुक्र मिताली तमाम जानकारी के लिए। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जो डे हाई के आसपास क्लोजिंग होने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटानिया देखिए डे हाई के आसपास, इनफैक्ट हमारे पिक्स में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो गाबासी की तरफ से मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, साथ ही ITC जो है वो रुचित जी की पिक थी। इनफैक्ट सोमिल जी HUL उन्होंने चुना। गाबा जी, ये ब्रिटानिया नहीं है क्या आपके रडार पर? सुबह तो अच्छा एक मूव दिखाया था, मुझे लगता है अपू ऑन है, इसमें BTST तौर पर ले जा सकते हैं। 4800 का स्टॉप लगाए, नियर टर्म लॉजिकल टारगेट 4900, फिर एक 5000, ये एक जोन है, वहां तक जरूर जाना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ब्रिटानिया से बाय। ओके, ब्रिटानिया से बाय। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट बेट के लिए, और विदाउट अ डाउट वीरू आज तो पॉजिटिव होनी चाहिए, बुलिश। जी अनुज, आज पॉजिटिव नहीं होगी तो फिर कब होगी, और कौन सा दिन होगा, है ना? बिल्कुल, बहुत शानदार है ब्रेथ। आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ अनुज, लुक एट एडवांसेस लॉन्ग 104.54 में शॉर्ट कवरिंग, यानी कुल मिला के 158 की फिगर। हालांकि कल भी बहुत शानदार थी, कल इससे बेटर थी, बट स्टिल आई मीन बेटर है। 37-23 यानी करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 40, 50, 60 डिक्लाइंस हैं, और बुलिश टोन रही डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स की भी। और आते हैं लॉन्ग्स की स्लाइड पे। लॉन्ग्स में सबसे ऊपर ऑटो का आज सरप्राइज पैकेज था, और वो था मेरे ख्याल से भारत फौज 5% ऊपर। मैक्स हेल्थ केयर पिछले 2 दिन में इस स्टॉक ने क्या कमाल किया है, गजब। आई मीन मेरे ख्याल से 7 कल 12% के आसपास भागा ये। फिनिक्स मिल्स, भारती एयरटेल और हिंदुस्तान कॉपर में आज शॉर्ट कवरिंग थी मेटल्स में। बाकी BSC शॉर्ट कवरिंग, ICICI प्रू। साइंट आज प्रकाश सर का पहला ट्रेड था। ब्रिटानिया मैंने आज सुबह स्पॉट किया था राजेश जी के साथ, वो अच्छा करता हुआ। और शॉर्ट बिल्डअप था क्या इंडस्ट्रीज में, पॉलीकैब, पेटीएम, हैवेल्स, वोडाफोन आइडिया। और लॉन्ग अनवाइंडिंग जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए उसमें सबसे ऊपर रहा डिलीवरी, डालमिया भारत, RBL बैंक, वोल्टास और बुनाविल फिलकॉप। अच्छा, मैं एक स्टॉक और रखता हूँ स्क्रीन पे, ये तो देख लिया एडवांस डिक्लारेशन डेरिवेटिव्स। एक स्टॉक और लेके आइए, बड़ा ही एज पे जा रहा है और मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ इसको। शिल्पा जी प्लीज़ देखिएगा एक बार, SBI कार्ड्स, टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट। मेरे ख्याल से चेज तो शायद आप इसे कल भी कर सकते थे, लेकिन SBI कार्ड पर 855.90 पे। मैं अभी अपनी OI की शीट सॉर्ट कर रहा था, प्लीज़ OI भी रखिएगा स्क्रीन पे। अच्छा लग रहा है, आई मीन आपका व्यू। शिल्पा जी, शिल्पा जी जी, सॉरी नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम था। SBI कार्ड वीरेंद्र जी, राइट? जी नहीं, देखिए हर वक्त शिल्पा जी टेलीकॉम कंपनियों क्यों परेशान कर रही हैं?
आज भारतीय एयरटेल चल रहा है, आज नेटवर्क को शुरू कीजिए। आप मोबाइल देख रही थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अच्छा, SBI कार्ड्स पे आपका व्यू क्या है? अरे सॉरी थोड़ा नेटवर्क ग्लिच था। यहाँ पे SBI कार्ड की अगर हम बात करेंगे तो 840 के ऊपर इसका एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आया है, जहाँ पे 880 इसके नेक्स्ट टारगेट है। तो यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस पे अगर मिले तो आप 840 पे सपोर्ट लेके इसको आप लॉन्ग जा सकते हैं। 880 के ऊपर सस्टेन करता है तो 900 से लेके 920 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हो जाएंगे। जी सर। सॉरी एक्चुअली मैं सोच रहा था कि पंचनामा का टीज़र कर लेते हैं एक, क्योंकि थोड़ी देर में शेयर में जुड़ेंगे आपके साथ। आज तो लोग खुश होंगे थोड़े। हाँ बिल्कुल खुश हैं, और सवाल भी उसी तरीके का है। समित जी जो है हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, वो स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछ रहे, वो पूरे मार्केट पे व्यू मांगना चाह रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि इज दिस द रिटर्न ऑफ द बुल, हैज इट कम आउट फ्रॉम द ICU टू अ नॉन ICU वार्ड, व्हाट्स योर टेक? नहीं, अब तो नॉन ICU में तो परसों आ गया था। हमने बात की थी कि वो ICU तो निकल चुका है। हम बात भी कर रहे थे कि बिल पे कर रहा है, और बिल भी मेरे ख्याल से आज तो बिल भी पे हो गया होगा। अब तो बाहर आ गया है। अब बस दिक्कत ये है बाहर आते ही किसी से भिड़ ना जाए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप हॉस्पिटल से बाहर आते हैं थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा वापस थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा कंसोलिडेट करिए, वापस एकदम से आते मत भिड़िएगा किसी से, ताकि हॉस्पिटल वापस ना जाना पड़े। एक चीज़ मैं कह देता हूँ, बुल का वापस हॉस्पिटल में जाना कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। तो बस अब बाहर ही रहे हॉस्पिटल से। देखिए एक चीज़ श्रेया, मार्केट में अब जैसे हर्षा जी भी कह रहे थे, अभी भी बहुत लोगों का ये मानना है कि एक कॉन्ट्रा ट्रेंड रैली है, काउंटर ट्रेंड रैली है, रैली फेल होगी, और वो हो सकता है हो जाए। लेकिन इशू ये है कि पैसा बना तेज़ी करके, तो अगर आपने पैसा बनाया तो उसमें कोई वो नहीं है। अब पैसे को प्रोटेक्ट भी करना है। आई थिंक धीरे धीरे करके अगर आप, जिसका कॉन्फिडेंस कैसा आएगा, आप मान लो आप 23,500 के ऊपर निकल गए, फिर मान लो आप 23,800 के ऊपर निकल गए, फिर 24,200 के ऊपर निकल गए, ऐसे धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आएगा। डॉलर रुपये जिस तरीके से 88 से 86 पर आया है, FIs जिस तरीके से शॉर्ट कवर करें, एक सेंस बन रही है। मैं इस रैली का अब असली टेस्ट पता कब होगा? अर्निंग सीजन में। अर्निंग सीजन अब अगर ग्रीन शूट्स नहीं देखे वहाँ पर, मार्केट में वापस सेलिंग आएगी अप्रैल एंड में या मई में। वो मई का महीना जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मई के महीने में ये मार्केट में शायद होगा। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रैली जो है ना थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है अभी यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है रैली। अब कुछ जो स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है वो लेते हैं। आज बजाज फाइनेंस पे सवाल है, टॉप लूजर्स में शामिल है 0.25% की गिरावट के साथ। इनफैक्ट दोनों ही ट्विंस आज गिरे हैं। बजाज फाइनेंस पे क्या रणनीति अपनाई जिनके पास है? बने रहें और ऐड करें, क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसे हैं, 3-4 दिन पहले हमने चंबल की बात की थी फॉर एग्जांपल, जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हो ना, उन्हें आपको करेक्शन में हमेशा बाय करना चाहिए। ये एक अप्रोच है मार्केट की। आप चार्ट देखिए इसका, किसी भी करेक्शन पर आपने बाय किया है तो पैसा बना है, वही अप्रोच रहेगी यहाँ पर। एंड अगेन बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप, चलिए मान लो कभी हायर लेवल पे लेके फंस गए, जैसे पहले 20% 25% स्टॉक गिर भी गया, एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास कि वापस आएगा और वापस नहीं ऑल टाइम हाई लगाएगा। ये पहले भी बजाज फाइनेंस ने किया है, मेरे ख्याल से आगे भी यही उसका ट्रेंड रहेगा। ठीक है, और बाकी के सवाल लेंगे हम 3:35 पे मार्केट का पंचनामा में। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे CNBC आवाज़ के इंस्टाग्राम, यूट्यूब, X, फेसबुक, आप हमारे साथ वहाँ पे जुड़े। 3:35 पे कुछ और स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे देखिए आज तेज़ी अच्छी खासी थी मार्केट में, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली भी देखने को मिली। केबल एंड वायर स्टॉक्स की हमने बात कर ली। इनफैक्ट एक बार रखिए पेटीएम, यहाँ पे 3.5% से ज़्यादा की गिरावट आज के सत्र में आई है। कुछ दिन पहले इसमें भी तेज़ी देखने को मिली थी। ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक। बताइए शिल्पा जी, पेटीएम कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक, और जिस तरीके से गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली, कैसे रीड कर रहे हैं आप इसको? श्रेया, पेटीएम अगर आप देखेंगे तो ये 780 की तरफ जाके फिजल आउट करता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो एनी एक कॉन्क्रीट अपसाइड अबव 780 ही हम लोग इसमें देख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये वापस 680 की तरफ भी जा सकता है। तो थोड़ा वीक स्ट्रक्चर है, तो वेट करना चाहिए। 680 जोन्स पे मिले तो वापस वी कैन रिविजिट। ओके, चलिए अब बात करते हैं बैन की। बैन में एग्जिट और एंट्री दोनों की तैयारी हो रही है। सेल बैन से बाहर हो सकता है, बॉर्डर लाइन केस है, 81% पर पोजीशन आ चुकी है। लेकिन जो बैन में एंट्री होने वाली है ना, वो लिस्ट इंटरेस्टिंग है, वो आएगी आपकी स्क्रीन पर। एक बार वो लेकर आइए। अच्छा, वो लिस्ट नहीं है, ठीक है। मन्नापुरम वापस बैन में आने की तैयारी कर रहा है एक्चुअली। एक बार आप मन्नापुरम का चार्ट दिखाइए ज़रा स्क्रीन पर। और सुबह हमने एक व्यू लिया था
प्रॉफिट बुक करिए एक बार के लिए। अब लेकिन लोअर लेवल पे वापस लोगों ने बाइंग की, उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि अब बोर्ड मीटिंग तो होनी है, वो तो आज शाम तक आना है फैसला। तो एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग BTST करेंगे और हो सकता है कल शायद गैप अप के साथ भी खुल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है मनापुरम में। लेकिन 225 के ऊपर मुझे जगह नहीं दिखती। तो अगर आप यहाँ पे लेके 218 पे लेके 225 पे बुक करने वाले ट्रेडर हैं, वो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, वो अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। बट ऐसे स्टॉक्स जो बैन से बाहर सिर्फ आती ही एक दिन में हैं, वो भी न्यूज़ से पहले वापस बैन में जाने के लिए, उनमें ट्रेड करना थोड़ा टफ होता है। तो इस चीज़ को मैं हमेशा लोगों को ऐड करता हूँ। खैर एनीवे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। और ब्रिटानिया की तो खैर बात हो गई यहाँ पर। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव आपको ट्रेड में देखने को मिला नेस्ले में। एक बार नेस्ले का भी चार्ट लेकर आई। खैर पूरा FMCG पैक भागा, लेकिन नेस्ले में अच्छा मूव है। प्रशांत जी, ये हाई टिकट स्टॉक्स पर आप नॉर्मली अच्छी पकड़ रखते हैं, कोई BTST ट्रेड बनेगा क्या नेस्ले पर? जी अनुज जी, थोड़ा प्रीएम कर सकते हैं। इसकी वजह है कि आज की ओपनिंग भी स्ट्रांग थी, दूसरी बात 20 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो हम 2222 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं करीबन 2190, ऑलमोस्ट नियर 1%। यहाँ से आप रेजिस्टेंस जोन जो है करीबन 2270, 2270, इसको टारगेट 1 मार के चल सकते हो। पोजिशनली मुझे लग रहा है 200 दिनों के एवरेज 2320 पे प्लेस्ड है, यहाँ तक पुल बैक जा सकता है। ओके, चलिए अब मात्र 3.25 मिनट का समय बाकी है। फाइनली ये जो क्लोज है, निफ्टी IT अपने डे गेन का अप्रॉक्सीमेटली 50% सरेंडर करके क्लोज हो रहा है, बट स्टिल ठीक है, इसने आज हेल्प करी हमारी। और 23,200 का जोन हमने आज रीगेन कर लिया निफ्टी पर। और एक दो बास्केट जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट किया, मेरे ख्याल से भारती एयरटेल कल भी टेलीकॉम स्पेस टॉप वाई लॉन्ग गेनर था, आज स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। आज टाइटन एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज था, स्पेशली व्हेन गोल्ड इज एट ऑल टाइम हाई क्लोजर टू 90,000। आज टाइटन ने एक सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट किया, 3193 पे जाके क्लोज हुआ ये। और ये समझ लीजिएगा कि इसने डिफेंड कर लिया अपने मल्टी मंथ बेस को, जो कि ये लेके चल रहा था अगस्त 2023 से। वो ये एक सरप्राइज पैकेज था। एक और काउंटर लेके आइएगा आप ये FMCG में, चाहे वो ब्रिटानिया हो, चाहे वो गोदरेज CP हो, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था। फाइनली FMCG ने पार्टिसिपेट किया और गोदरेज CP का ये जो क्लोज है वो आ रहा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। और एक लास्ट MCX को देख लीजिए, क्या जर्नी तय करी इस स्टॉक ने इस गोल्ड के साथ पैरेलली। 4500 रुपये का लो था इसका 10 मार्च का, राइट नाउ इट्स 5377, ऑलमोस्ट 900 रुपये का पुल बैक लोअर लेवल से, थैंक्स टू गोल्ड। अनुज, ओवर टू यू। मेरे मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर वैसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, एक बार हमारा गुरुकुल का टीज़र और ले आइए, मैं बताऊँ क्यों। और अगर आपने पिछले 3-4 दिनों में अच्छा पैसा बनाया है, और अगर ख़ास तौर से CNBC आवाज़ सुन के आपने अच्छा पैसा बनाया है, तो उसमें से 3000 रुपये खर्च कर दीजिए। एक अपनी FNO मार्केट गुरुकुल की एक सीट बुक कर लीजिए, और वो 3000 आगे जाकर आप ही को और कहीं ज़्यादा मुनाफा कमा कर देगा, क्योंकि सीखने में हमेशा सबका फ़ायदा होता है। और हम सिखाएंगे आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजीज़। हम मतलब कि हमारा पूरा पैनल जो तैयार है, वो IPO में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने एलोकेशन के चांसेस बढ़ाने हैं आपको, स्टॉक्स में कैसे आपको आगे बढ़ना है, अपना पहला 1 करोड़ आपको कैसे बनाना है। मतलब कि पहला करोड़ बना लिया, उसके बाद बाकी के करोड़ बनाने थोड़े आसान हो जाते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसे उनको यूज़ करना है, नॉट एज गैम्बलिंग बट प्योरली एज हेजिंग और पोर्टफोलियो क्रिएशन, ये सब कैसे करना है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा सिर्फ 4000 रुपये में। सॉरी, 3000 बोल के मैं 4000 रुपये में सिर्फ आपको सीखने को मिलेगा। वो डिस्काउंट तो नहीं सर जो नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है। 4000 रुपये वो इंस्टाग्राम वालों के लिए सर, वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा रही है, उसके लिए फिर आप और जुड़िए हमारे साथ। चलिए अब वॉल पर चलते हैं और उसके बाद क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। 23,170 पर निफ्टी करीब 260 पॉइंट ऊपर था। उसके अलावा निफ्टी बैंक करीब 300 पॉइंट ऊपर, निफ्टी IT ये भी करीब 1% ऊपर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप यहाँ पर आधे % की रैली रही, स्मॉल कैप में करीब 2-3% की रैली रही। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 1600 बढ़ने वाले शेयर, 1000 गिरने वाले शेयर, कुल मिलाकर अच्छा रहा ये भी। अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार। सारे सेक्टर्स ग्रीन में थे, कोई भी एक सेक्टर ऐसा नहीं था जो रेड में था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आज आपने कोई भी सेक्टर 1.5% से ऊपर नहीं था, सब 1 से 1.5% जो चलने वाले सेक्टर थे, चाहे ऑयल एंड गैस हो, रियल एस्टेट हो, मेटल्स हो, FMCG हो, IT हो, ऑटो हो,
सब एक 1.5% जो सबसे कम सेक्टर चला वो था PSU बैंक, वो भी करीब 0.5% चला। तो स्क्रीन बहुत अच्छी थी आज की, बहुत शानदार स्क्रीन थी। निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए, निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं। सबसे ऊपर भारती, फिर टाइटन, फिर आयशर, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, BPCL। सबसे नीचे इंडसइंड बैंक, डाउन करीब 1%। वीरो बिल्कुल, तो शानदार क्लोज और हरा रंग स्क्रीन पर आज भी कायम रहा, गहरा हरा रंग। ये देखिए, डिक्लाइंस की तरफ ध्यान मत दीजिए, 1642 एडवांसेस थे, वो महत्वपूर्ण है। खैर, गुरुवार एक्सपायरी बेहद शानदार गुजरी और बचा है अब शुक्रवार। और याद रखिएगा, फिर से एक बार आपको मैं सूचित कर रहा हूँ कि गुरुकुल के साथ जोड़ने का ये बस कल का आखिरी दिन होगा। उसके बाद ये प्रोसेस जो है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, वो बंद हो जाएगी। बाकी अगर आप अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मार्केट का पंचनामा अब से एक छोटे से अंतराल के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं अनुज और श्रेया के साथ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए कल FI की सेलिंग इंटेंसिटी भी थोड़ी कम हुई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कैश में कम बेचा, फ्यूचर्स में खरीदा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये रिलीफ रैली कल की अब ये रिलीफ रैली चल सकती है। कल हमने लॉन्ग कैरी कराए थे, परसों भी लॉन्ग कैरी कराए थे। मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से टाइम आ गया है कि US वर्सेस इमर्जिंग मार्केट की एक बड़ी थीम होगी। 2025 की शायद सबसे बड़ी थीम हो US वर्सेस इमर्जिंग मार्केट। कि शायद US में एक टॉप बना हो आशीष, और बाकी देशों में एक बॉटम बना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। क्या जबरदस्त गिरा है ये। 110 वाला डॉलर इंडेक्स अब आ गया है 104 पर। फीलिंग आ रही है कि शायद अब यहाँ से मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाएगा, लेकिन यहाँ से 2025 अगर आप पूरे साल का व्यू लेकर चल रहे हैं ना, मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा, ये मेरा व्यू रहेगा। यहाँ से ना देखिए निफ्टी गिर कितना सकता है। मेरा ये माना कि यहाँ से 1000 पॉइंट गिर सकता है, चलिए आप 1500 गिर सकता है, 21000 तक जा सकते हैं। लेकिन चलने की जगह कितनी है? मेरे ख्याल से चलने की जगह यहाँ से 5000 पॉइंट की। इस समय मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस मार्केट के ठीक ठाक हैं आज के आपके निफ्टी निवेशकों के लिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवर में है। ये मेरा एक व्यू होगा यहाँ पर। कि मार्च का वो जो महीना है वो एक शिफ्ट के तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि अगर FIs की बाइंग शुरू हुई तो एक बड़ी रैली की शुरुआत होगी। 22,800 के ऊपर 3-4 अगर क्लोज मिल जाए तब 23,500 से 24,000 तक का रास्ता खुल जाएगा। एक बात साफ है, वो जो 6 महीने का हमने रिकॉर्ड बनाया था ना कि 6 महीने लगातार मार्केट रेड में बंद हुआ था, उसको हम खत्म करने जा रहे हैं।